ये उस शख्स की दास्तान है जिसे हालात की ठोकरों ने मुजरिम बना दिया था। वो पैदा हुआ तो उसका नाम शाहजहान रखा गया, मगर दुनिया ने उसे जहानी उस्ताद के नाम से पहचानना शुरू किया। अकड़ी हुई गर्दनें उसके रूबरू कम होती रहीं। जराइम की दुनिया के बड़े बड़े रोशन नाम उसके सामने बुझ गए। कानून के मुहाफिजों के सामने वो हमेशा एक मुअम्मा रहा, लेकिन एक नाजुक सी लड़की के लिए उसने खुद को कानून के हवाले कर दिया। लाहौर जेल और फिर अटक जेल की सोबतें उसका मुकद्दर बनी, लेकिन गर्दिश हालात को अभी कुछ और तमाशे मंजूर थे। जिंदगी जहानी उस्ताद से मजीद तावान की तलबकार थी। हालात की एक नई करवट उसे नए और अनजाने रास्तों पर घसीटने वाली थी, और वो बादल नुख्वास्ता उस समत कदम बढ़ाने पर मजबूर हो गया था। फिर पाकिस्तान में ही नहीं, उसने भारत और भी कई मुल्कों में वक्त गुजारा, लेकिन उसने अपने मुल्क की रवायात पर आंच न आने दी। हर दुश्मन के सामने वो दीवार बन गया। जिसने भी किसी मोहताज लाचार गरीब पर जुल्म ढाने की कोशिश की, उसे उसने मिट्टी का ढेर बना दिया। उसने अपनी जिंदगी दूसरों के नाम कर दी थी। वो शख्स लोगों के लिए एक मसीहा था, और वो अपने वतन की इज्जत की खातिर जान देने से भी नहीं चूकता था। रात बड़ी सर्द थी, यकबस्ता और हड्डियों में उतरती हुई। दूर कहीं मशरिक से बुलंद होने वाला 15वीं रात का चांद धीरे धीरे तारीक आसमान पर बुलंद हो रहा था, जैसे कोई गोल सुनहरी गैस भरा गुब्बारा किसी बच्चे के हाथ से छूटकर ऊपर ही ऊपर उठता जा रहा हो। अटक जेल के कोहना साल दरबाम चांदनी में नहाते जा रहे थे। जगह जगह आहिनी सलाखें चमक रही थी, और बैरकों के कुदले फर्श पर रोशन सी लकीरें रेंग रही थी। वही चांदनी जो बागों में, खलियानों में, मैदानों में और पहाड़ों पर हुस्न बनकर बरस रही थी। उस जेल में उतरी तो पूरी जान से सिसक उठती। मैंने जेल का फटा पुराना जुओं से भरा हुआ खाकस्तरी कंबल अच्छी तरह शानों पर लपेटकर दीवार से टेक लगाई, और बेख्याली में सलाखों से बाहर देखने लगा। अभी रात का आगाज ही हुआ था, लेकिन यूं लगता था सूरज गरूब हुए मुद्दतें बीत गई हैं। मुद्दतें बीत गई हैं कि मैं इसी तरह कोठरी में बैठा सलाखों से बाहर झांक रहा हूं, और चांदनी में यादों की बसात बिछाकर किसी नई चाल से रात को हराने की कोशिश कर रहा हूं। मुशक्कत के बाद 4:30 बजे ही कैदियों को बैरकों में बंद कर दिया जाता था, इसलिए रात उनके लिए कुछ ज्यादा ही तवील हो जाती थी। और हिजर की रातें तो वैसे भी लामुतलाही होती हैं। ऐसी हिजर की रातों में जब सावन, चांदनी या बहार की पेवंदकारी हो जाती है, तो उनका दर्द भी बेकरार हो जाता है। इंसान के अंदर आपो आप ही गम का कोई सूता फूट निकलता है, और वह जज्बात के इजहार के लिए बेचैन हो जाता है। न जाने क्यों मुझे तवक्को थी कि मेरा बैरक का साथी नूर मोहम्मद अभी कुछ देर में नंगे फर्श पर लेटा लेटा अपलबाया हाथ कान पर रखेगा और आंखें बंद करके कोई दर्द भरी तान लगाएगा। नफ्सियात कहती है कि एक जानदार मखसूस माहौल में मखसूस रद्द-ए-अमल जाहिर करने पर मजबूर होता है, और बार बार के तजुर्बे से हम उस रद्द-ए-अमल की पेशगोई कर सकते हैं। मेरी भी पेशगोई थी कि नूर मोहम्मद अभी अपनी दर्द भरी आवाज से उस जां गुसल सकूत पर एक कारीज तरफ लगाएगा, और कोठड़ी कोठड़ी और बैरक बैरक फैली हुई खामोश वहशत कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन दरहम बरहम हो जाएगी। मुझे ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। मेरी बाएं जानब तारीकी में कोई 5 फुट के फासले से नूर मोहम्मद की दिलसोज आवाज फिजा में उभरी और गूंजती चली गई। ये वही हर दिल अजीज गीत था जिसकी फरमाइश अक्सर कैदी नूर मोहम्मद से किया करते थे। कदी आ मिल रांझण वे, मैं लुक लुक नीर बहावा, एते सब मेरे वैरी वे, किन्नू दिल दा हाल सुनावा वे रांझण वे। गीत के बोल और उस पर नूर मोहम्मद की आवाज अजीब समा बन जाया करता था। जहां तक नूर मोहम्मद की आवाज आती थी, दादो तहसीन के डोंगरे बरसा करते थे। नूर मोहम्मद का गीत हर कैदी के सामने जैसे भूली बिस्तरी यादों के अंबार लगा देता था, और जब तक गीत गूंजता था कैदी निगाहें उन अंबारों में कुछ तलाश करती रहती थी। नूर मोहम्मद जेल की उन संगलास बैरकों में सोजो गुदाज का वाहिद हवाला था। वो यहाँ का मेहदी हसन था, अहमद रश्दी था, मसूद राना, सलीम रजा, ईसा खेलवी, नूरजहां, माला, नसीम बेगम, सब कुछ वही था। वो एक शख्स नहीं था, पूरा एक अहद था आवाज की दुनिया का। उस रात भी जब उसकी आवाज गूंजी तो हर कैदी की तरह मैं भी सोचूं के दरिया में बहता न जाने कहां से कहां पहुंच गया। कदी आमिल रांझण यार वे, मैं लुक लुक नीर बहावा। मेरी निगाहों के सामने एक 16 साला तुरमद लड़के की शबीहा उपरी, जो अपने 5 साला गुड़िया सी बहन को सीने से लगाए बारिश में भीगता चला जा रहा था। उसके कदमों में तेजी थी,
वो अपनी गजबनाक चच्ची की पहुंच से दूर निकल जाना चाहता था, दूर जहां उसकी बहन के फूल से गाल बेरहम थप्पड़ों से महफूज रहें, जहां उसके रेशमी बाल बेदर्दी से खींचे न जाएं, जहां उसे पेट भरकर खाना मिले और वो नींद भर कर सो सके। वो चलता जा रहा था और बस चलता जा रहा था। फिर चोलिस्तान के एक कस्बे में एक छोटे से घर का मंजर उसकी निगाह के सामने आया। यहाँ वो अपनी मुन्नी बहन के साथ रहता था। वही उसकी माँ थी, वही बाप, वही भाई और वही सरपरस्त। वो अपने हाथों से उसे नहलाता था, उसे कपड़े पहनाता था, गोद में बिठाकर उसकी कंघी करता था और अपने साथ लिपटा कर सुलाता था। ये लड़का कौन था? ये मैं ही था। वो मेरी बहन शगुफ्ता थी, जिसे मैं प्यार से शुफ्ता कहा करता था। फिर मेरे तसव्वुर ने शुफ्ता को नौखेज लड़की के रूप में देखा। वो मैट्रिक की तालबा थी, सफेद बुराक लिबास में किसी और ही दुनिया की मखलूक दिखाई देती थी। वो जवानी की दहलीज पर थी, मगर अब भी मेरी गोद में बैठती थी, मुझसे चिमट कर लेटती थी और मेरे पेट पर टांग चढ़ाकर कहानियां सुनती थी। कौन कहता है वो बड़ी हो चुकी थी? वो तो छोटी सी बच्ची थी, मासूम और सादा, जिसके दिल के साफ तख्ती पर सिर्फ अपने भैया का नाम लिखा था। दुनिया उसके लिए उस नाम से शुरू होकर उसी नाम पर खत्म हो जाती। वो कहाँ जवान हुई थी? वो मासूम थी और उसके ख्वाब भी मासूम थे। वो शहजादे के ख्वाब नहीं देखती थी जो उड़ने वाले घोड़े पर सवार आता है और सुनहरे मुस्तकबिल की बातें करता है। वो तो अभी तितलियों, फूलों और शगुफों के सपने देखती थी, कहानियों की किताबें पढ़ती और परिंदों के गीत सुनती थी। हर शब्द तारे उसे सखियों के साथ आंख मचोली खेलते देखते थे और हर सुबह सहरा की नमरेत उसके तलवे चूमती थी। इसलिए वो शहजादे को देखकर हैरान रह गई थी, जिसने एक रोज उसे दरख्तों की ओर से घूरा था। ये शहजादा उड़ने वाले घोड़े पर नहीं, जीप पर सवार था। वो किसी सुनहरे देश से नहीं, अमारात से आया था और शिकोर के शिकार पर निकला हुआ था। उसके साथ हरकारों की एक पूरी फौज थी। मेरी मुन्नी बहन ने उस करख्त चेहरा शहजादे को देखा था तो भागकर घर आ गई थी। उसका सीना धूकनी की तरह चल रहा था। एकाएक ही मेरे तसव्वुर ने जस्त भरी और वडेरे की हवेली का मंजर मेरी आंखों के सामने आ गया। इलाके का पुलिस इंस्पेक्टर भी वहां मौजूद था। वो एक तूफानी शब्द थी। वडेरे की सरगोशी मेरे कानों में गूंजी। शाहजहां, अब भी वक्त है, मान जाओ। तुम्हारी बहन शहजादी कहलाएगी, करोड़ों अरबों में खेलेगी। मैं तुम्हें अपनी तरफ से जमानत देता हूं कि तुम्हारी बहन वहां सुखी रहेगी। मैंने कहा था, साईं, तेरी अपनी दो बेटियां भी तो जवान हैं, वो कुछ कम खूबसूरत नहीं। तू उन्हें उस अमीरजादे के हरम में दाखिल क्यों नहीं कर देता? वडेरे ने खूंखार नजरों से मुझे घूरा था और सांप की तरफ फुनकारा था। लगता है तू बहन भी ब्याहेगा और जिल्लत का हार भी गले में डाल देगा। फिर वो रात मेरी निगाहों में कूदी जब मैंने उन 3 अफराद को कत्ल किया जो दीवार फांद कर मेरी शुफ्ता को उठाने आए थे। वो बड़ी संगीन रात थी। मैं अपनी लाडली बहन को कंधे पर उठाकर नंगे पांव 4 मील भागा था। उस रात मैंने अपनी बहन को तो अमारात के अमीर शहजादे से बचा लिया था, मगर अपने अंदर के सुलाचू कानून पसंद शहरी को नहीं बचा सका था। उस रात वीराने में एक बेचिराग कुटिया के अंदर एक मौत वाक़ई हो गई थी और एक नया इंसान वजूद में आ गया था। मरने वाले का नाम शाहजहां BALLB था और वजूद में आने वाले का नाम जहानी उस्ताद। अगले 3 बरस में जहानी बनकर मैंने जो कुछ किया, उसे कलम बंद करने के लिए दफ्तर दरकार है। मेरी बहन एक महफूज पनागाह में थी और मैं उसकी तरफ से कतई बेफिक्र था। अब मैं था और मेरे दुश्मन थे। मैंने दीवानावार उनसे टक्कर ली और हर रिदम गाह में उनके सामने डट गया। ये खूनी बाजी थी जिसमें शबरोज मेरी जान दांव पर लगी हुई थी। मेरे हाथों कम से कम 15 कत्ल हो गए और सैकड़ों ऐसे जराइम मेरे खाते में लिखे गए जिनमें से हर एक के बदले मुझे उम्र कैद हो सकती थी। लेकिन जब मैंने खुद को कानून के हवाले किया तो उन सब जराइम के बदले मुझे सिर्फ 12 साल की कैद हुई। उस रायत का एक सबब तो मेरे जराइम का पस मंजर था, लेकिन एक सबब और भी था। उसकी वजाहत मैं आगे चलकर करूंगा। हाँ, इतना बता दूं कि मेरे हथियार फेंकने की वजह मेरी बहन थी। ये एक तवील रुदाद है। मुख्तसर ये कि वो एक रोज जान जोखिम में डालकर मुझ तक पहुंची थी। बिलक बिलक कर रोई थी, पूरी जान से मेरे साथ लिपट गई थी और मैं उसके अश्कों में बहकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया था। उस नाकाबिले शिकस्त अहद के साथ कि अब मेरी जान जाए तो चाहे, मैं जुर्म के रास्ते पर कदम नहीं रखूंगा। अपनी शुफ्ता की खातिर मैंने जहानी उस्ताद के टुकड़े करके उसे लाहौर जेल के अहाते में दफन कर दिया था। अब जो शाहजहां कंबल लपेटे इस कोठरी में बैठा चांद को तक रहा था, वो एक और ही शख्स था, सीधा साधा भला मानस और बिल्कुल मुख्तलिफ। इसमें कोई हकर नहीं थी, उसका कोई दबदबा नहीं था। वो किसी को गिरबान से नहीं पकड़ता था। उसकी निगाहें उसके पांव के अंगूठों से ऊपर नहीं उठती थी। वो नंबरदार कैदियों की गालियां खाकर भी बेमजा नहीं होता था और हंटर, थप्पड़, ठुड्डे वगैरह भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ते थे। देर हुई उसकी आंखों में कूदने वाली बिजलियां बुझ चुकी थीं और उसने अपने बाजुओं की तड़पती मछलियों को मसलत के इंजेक्शन लगाकर मफलूज कर दिया था। अब उसके सामने सिर्फ एक ही मकसद था, जैसे तैसे अपने बाकी की 8 साल कैद काटना और उसमें बजरिया नेक चलनी
ज्यादा से ज्यादा तखफीफ कराना ताकि वो जल्द अज जल्द इस मनहूस चारदीवारी से निकलकर आजाद फिजा में पहुंच सके जहां उसकी बहन रहती थी। वो अजीज हस्ती जो होश संभालने से लेकर अब तक उसकी जिंदगी का महवर थी। हाँ, मेरे अंदर वो पहले वाला शाहजहां अब मर चुका था, अपनी तमाम तरतरक यादों समेत मिट्टी ओढ़ चुका था। अब जो जिंदा था वो एक थकाहारा मुसाफिर था जिसे किसी की मासूम मुस्कुराहट दरकार थी और बस। कदी आमिल रंजन वे नूर मोहम्मद वजद के आलम में बार बार यही दोहरा रहा था। हर दफा उसकी आवाज बोलों में एक नया रंग भर देती थी। उसकी आवाज जहां तक जा रही थी वहीं तक कैफ तारी था। कैदी सलाखें बजा बजा कर, तालियां पीट पीट कर उसके गीत को थाप दे रहे थे। यकायक ये सब आवाजें रुक गईं और पहरेदारों की सीटियों से सन्नाटा गूंज उठा। चांद भी जैसे एकाएक डर के किसी बदली की ओट में छुप गया। 2 वॉचमैन भागते हुए आए, उनके साथ चैकर जमादार शाहनवाज नमूदार हुआ। उसने उड़ाकर उस महफिल निशात के शुरका को एक मुश्तरका गाली दी और बोला, खबरदार तानसीन के बच्चों, खामोश बैठो, जेलर साहब राउंड पर हैं। हर्जी नफ्स को सांप सूंघ गया। उस वक्त जेलर साहब का राउंड पर आना समझ में नहीं आया था। बहरहाल ये जेल थी और यहाँ सब कुछ मुतवक्के था, बल्कि जो बात ज्यादा गैर मुतवक्के थी वही ऐन मुतवक्के थी। कदमों की वजनी ठक ठक सुनाई थी और जेलर साहब पूरे तमतराक के साथ अंधेरे से बरामद हुए। शायद हर बुरी चीज अंधेरे से ही बरामद होती है। जेलर साहब का कद कोई 6.5 फुट था। आंखें हर वक्त सुर्ख रहती थीं। बात करते तो मुंह से पत्थर झड़ते थे। वो उस जेल के 3 जेलरों में सबसे सख्त गिर शुमार होते थे। उनका नाम आदिल खान था। उनके पहुंचने से पहले ही सिपाही हजरात बैरक का कलौता जर्द पर रोशन कर चुके थे। आदिल खान ने बैरक के सामने ठहर कर एक नजर बगौर कैदियों का जायजा लिया। सब जाग चुके थे। इतने शोर से तो कब्र में सोया हुआ मुर्दा भी अल्लाह अकबर कहकर उठ जाता। अब वो सब डरे सहमे कबूतरों की तरह अपनी अपनी जगह खड़े जेलर की तरफ देख रहे थे। मुझ समेत उनकी तादाद 10 थी। 10 सदर डरे हुए इंसान एक डराने वाले के सामने दस्तबस्ता खड़े थे। आदिल खान की नजर मुझ पर जम कर रह गई थी। उसने सवालिया नजरों से चैकर जमेदार की तरफ देखा। उसने अदब से कहा, जी सर, यही शाहजहां है। जेलर ने मुझे सरता पैर घूरा। इस कुत्ती के पुत्र को जरा बाहर लाओ। खून मेरी रगों में जमने लगा। न जाने कौन सी बला गले पड़ने वाली थी। हुक्म मिलते ही पहरेदार कुंजियों का बहुत बड़ा गुच्छा चिल्लाता दरवाजे की तरफ बढ़ा। खटपट की कुछ आवाजें आईं और जमेदार ने कड़कदार आवाज में बाहर आने का हुक्म सुनाया। तमील के सिवा कोई चारा नहीं था। मैंने कंबल उतारा और 5 फुट के दरवाजे से सर झुकाकर बाहर निकला। मुसल्ला संतरी अपनी जगह, कुछ और भी चौकस हो गए। जेलर अब मुझसे कोई 5 फुट के फासले पर था। उसकी निगाहें बरमे की तरह मेरे जिस्म को छेद रही थी। बेहिस हरकत वो मेरी तरफ देखता चला गया। ये चंद लम्हे का सकूत बेहद जान लेवा था। यकायक जेलर ने अजीब से लहजे में पूछा, तू चाहता क्या है? मैं क्या चाहूंगा जनाब? जेलर ने कमीज की जेब से एक सफेद कागज निकाला और मेरी तरफ पढ़ा दिया। फुलस्कैप का आधा कागज था। उस पर बाल पेन से लिखी हुई एक तहरीर थी। न जाने क्यों कागज पर नजर डालते ही मुझे महसूस हुआ कि मैं यह तहरीर पहचानता हूं, मगर लिखने वाला कौन है कुछ याद नहीं आया। सबसे ऊपर लिखा था, बखिदमत जनाब इज्जत मुआब सुपरिटेंडेंट जेल अकरम खान दुरानी साहब। बस अभी मैं इतना ही पढ़ पाया था कि एक सन्नाटे का थप्पड़ मेरे मुंह पर पड़ा। कान में जैसे सीटियां से बजने लगी। जेलर आदिल खान की खौफनाक आवाज कानों में गूंजी, हरामजादे, ये क्या तमाशा बना रखा है तूने? इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, जेलर के गजब का समंदर उछल गया। यकलख्त मुझ पर ठोकरों, मुक्कों और थप्पड़ों की बारिश होगी। मैं जैसे अचानक ही किसी तूफान की जद में आ गया था। चंदों बाद उस तूफान का जोर टूटा तो मैं अपने कदमों पर खड़ा होने की काबिल हुआ। खद्दड़ का कुर्ता फट चुका था। यही हाल मेरे बालाई होंठ और दाएं अबरू का था। चेहरे से रिसने वाला खून नंगे पांवों की पुष्ट पर बूंद बूंद गिर रहा था। जेलर जमीन पर गिरा हुआ कागज उठाया और बड़े तंजिया लहजे में पढ़ने लगा। बाखिदमत जनाब इज्जत मुआब सुपरिटेंडेंट जेल अकरम खान दुरानी साहब, बंदा दूसरी बार आपको चिट्ठी लिख रहा है। खौफ है कि कहीं पहले वाली चिट्ठी आपको मिल न सकी हो। अर्जा हवाल ये है कि मैं पूरी दयानतदारी से और अपने खुदा को हाजिर नाजर जानकर ये इतला देता हूँ कि आपकी जेल में C क्लास कैदी शाहजहां की जान को शदीद खतरा है। आप शाहजहां की हिस्ट्री शीट देख सकते हैं। वो एक जमाने में बेहद दुश्मनियां पाल चुका है। मेरी मुसद्दका इतलात के मुताबिक शाहजहां के एक पुराने दुश्मन ने उसे जेल के अंदर कत्ल कराने के लिए कुछ नहायत खतरनाक गुंडे जेल में दाखिल कर दिए हैं। आइंदा चंद रोज में ये लोग किसी न किसी तरह शाहजहां को जान से मार देंगे। एक बार फिर बता रहा हूँ कि आइंदा चंद रोज में ये लोग किसी न किसी तरह शाहजहां को जान से मार देंगे। अगर आप मजकूरा कैदी की जान बचाना चाहते हैं तो इसे फौरी तौर पर जेल के अंदर या बाहर किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दें। फकत एक खैरख्वाह। जेलर आदिल खान ने मेरे गुमनाम खैरख्वाह को बहन की एक नंगी गाली दी और कागज का पुर्जा करके मेरे मुंह पर दे मारे। हरामजादे, तेरा ख्याल है कि इस तरह तेरी B क्लास की दरख्वास्त कबूल कर ली जाएगी? मैंने कहा, जनाब आपको जबरदस्त गलतफहमी हो रही है। शायद आपका ख्याल है कि यह खत मैंने बाहर से लिखवाया। ये पहला खत नहीं है। अब तक इस तरह के 3 खत सुपरिटेंडेंट साहब को मौसूल हो चुके हैं
और अगर चौथा खत आया ना तो तेरी माँ। मैं खामोशी से सर झुकाकर रह गया। कुछ बोलने का मतलब मजीद थप्पड़ और ठुड्डे खाना था। जेलर आदिल खां कुछ देर खून नजरों से मुझे घूरता रहा। हम दोनों के दरमियान माँ की गाली गूंज रही थी, जो सिर्फ एक गाली ही नहीं थी, इसमें नहायत बदतरीन किस्म की धमकियां भी पोशीदा थी। इन धमकियों को जेल का अमला समझ सकता था या हम बदनसीब कहती। जेलर पांव पटक तो वो वापस चला गया। मुझे धकेल कर दोबारा बैरक में बंद कर दिया गया। मखून पूछता हुआ फिर अपने ठंडे कंबल में आन बैठा। मेरे सहमे हुए साथियों ने तवील सांसें खींची और आसेब जदगान की तरह अपनी अपनी जगहों पर चाल लेटे। बैरक की बत्ती बुझा दी गई थी, मगर सलाखों से बाहर जमीन पर पड़े सफेद कागज के टुकड़े चांदनी में चमक रहे थे। ये किसकी तहरीर थी? मेरे जहन पर बार बार सवाल का हथौड़ा बरस रहा था। ये दुरुस्त था कि कोई 6 माह पहले तक मेरे मना करने के बावजूद भी शुफ्ता दर पर्दा कोशिश करती रही थी कि मुझे किसी तरह जेल में बी क्लास मिल जाए, लेकिन मुझे हरगिज यकीन नहीं था कि खतूत इस सिलसिले की कड़ी होंगे। शगुफ्ता गैर कानूनी तौर पर अमल का सोच भी नहीं सकती थी। फिर ये कौन था जो मेरी खैरख्वाही पर उतरा हुआ था? देर सोचने के बावजूद कुछ समझ में नहीं आया था, तो मैं जहन खाली करके ठंडी सख्त जमीन पर तरास हो गया। कंजर साला! मेरे बिल्कुल करीब से नूर मोहम्मद की जरोची उपरी। वो जेलर पर गुस्सा उतार रहा था। मैंने गहरी सांस ली। छोड़ो यार, उसका भी क्या है। अब सुप्रीडेंट साहब ने इतनी सख्त सर्दी में उसे ये खत थमा कर जेल दौड़ा दिया होगा। उसे कुछ ना कुछ तो गुस्सा उतारना ही था। नूर मोहम्मद ने कहा, साला साला उतार लेता गुस्सा घर ही में, काटता रहता अपनी जोरू को रात भर। उस बात पर हल्का सा कहका पड़ा। साथ वाली बैरक से 10 नंबरी दित्ते कसाई की आवाज आई। ओए नूर मोहम्मद, कहां मर गया यार? जरा एक तान लगा। ईसा खेलवी वाली सारा मजा किरकिरा कर दिया इन वर्दी वालों ने। दूसरी बैरकों से भी उसी फरमाइश के हक में सदा बुलंद हुई। कुछ ही देर बाद नूर मोहम्मद गा रहा था, चन्ने नाल चांदनी तारे नाल लो माइया, तू फुल मोती दा मैं तेरी खुशबू माइया। 5-6 रोज तक कोई नया वाकया रुनमा नहीं हुआ। उस रात बैरत के सामने पेश आने वाला वाकया भी करीबन सब भूल चुके थे। जेल में ऐसी अनहोनियां होती ही रहती हैं। कैद से पहले चंद महीनों ही में कैदी की इज्जत नफ्स की चादर पर जिल्लत के इतने दाग लगते हैं कि किसी नए दाग के लिए जगह ही नहीं रहती। फिर उस चादर पर जितनी भी स्याही फेंको वो स्याह नहीं होती। मेरे बैरक के साथी भी मेरी उस बेइज्जती को करीबन फरामोश कर चुके थे, लेकिन मैं उसे सिर्फ एक तरफ वाकया समझकर भूलने को तैयार नहीं था। मेरी छठी हिस्स पुकार पुकार कर मुझे किसी खतरे से आगाह कर रही थी। मुझे कोई 1.5 हफ्ता पहले का एक अजीब वाकया याद आ गया था। वो शायद शब बारात का रोज था, मगर जेल में शब बारातें ईदें सब बराबर होती हैं। हम जेल ही के हाथे में एक जगह मुशक्कत कर रहे थे। सुप्रीडेंट साहब के दफ्तर तक जाने वाली सीवरेज लाइन के लिए जमीन खोदनी थी। 50-60 कैदी उस काम पर लगे हुए थे। मैं दफ्तर की जेर तामीर इमारत के ऐन नीचे काम कर रहा था। यह इमारत 3 मंजिला थी। अपने मुकद्दर की तरह सख्त जमीन पर कुदाल चलाते हुए मैं कमर सीधी करने के लिए एक पल के लिए सीधा हुआ। उसी वक्त हवा में सरसराहट गूंजी और मिक्स कंक्रीट से लदी फदी एक कड़ाही धड़ाम से मेरे कदमों में आन गिरी। उस कड़ाही में कबो बेश आध मन कंक्रीट होता है। ये कड़ाही ऐन उस जगह गिरी जहां एक लम्हा पहले मेरा सर था। खुदा न खास्ता ये आध मन वजन मेरी गुद्दी पर आ गिरता तो दूसरा सांस लेना मुश्किल था। मैंने बुकला कर ऊपर देखा। तीसरी मंजिल पर एक साया तेजी से ओझल हो गया। इर्द गिर्द के कैदी जमा होकर मेरी खैरियत दरियाफ्त करने लगे। सबके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थीं। उस वक्त मैंने और दूसरों ने उस वाक्यों को सिर्फ एक हादसा जाना था, मगर अब मुझे वाक्य किसी और ही रंग में नजर आ रहा था। मैं अपने ख्यालों में मगन बैठा था जब मकरानी कालू जान मोहम्मद ने मुझे टोका दिया। मैंने सर उठाकर देखा। 3 कैदी बड़े बड़े देज के सर पर उठाए भत्ता बांटते चले आ रहे थे। आज जल्दी छुट्टी हुई थी और भत्ता वक्त से पहले ही आ गया था। वो मुश्किल एक वजह होगा। कैदियों ने देज के जमीन पर रखे और हेड लांगरी ने राउनर से आवाज लगाई, चलो भाई चलो, सब लाइन में आओ। हम दिन भर के मुशक्कत से थके मांदे पांव घसीटते उठे और चूना भरी दीवार के साथ कितार बनाकर बैठ गए। लांगरी ने हर एक के हाथ में एक प्याला दे दिया। दूसरे लांगरी ने एक देजके में से पतली पतंग दाल की एक एक डोई हर प्याले में अंडेलनी शुरू कर दी। उसके पीछे पीछे दूसरा लांगरी मैले कुचैले झोले में से एक अदद मैली कुचैली रोटी निकाल कर हाथ में थमा रहा था। उसके दूसरे झोले में उबले हुए बसान मारे चावल थे। अरसा 4 साल से मैं हमा यारा दोजक यही जन्मी खाना खाता चला रहा था, लेकिन न जाने क्या बात थी कि अभी तक तबीयत उस खाजे पर जमी नहीं थी। कभी कभी ये बसान मारी कंकरियों पर ही खुराक देखकर दिल उछल जाता था और भूख मरकर हड्डियों में तहलील हो जाती थी। उस दिन तो वैसे भी हल्का सा बुखार था मुझे। मैंने खाने में सिर्फ दाल पी, चावलों को रोटी पर रखकर लपेटा और लांगरी की निगाह बचाकर पाजामे के नेफे में रख लिया। यहाँ खुराक के एक एक जर्रे की कीमत थी। मैं उन ढेर सारे जर्रों को जाया कैसे कर सकता था। कुछ ही देर बाद पहरेदार
चाबियों का वजनी गुच्छा बजाता पहुंच गया। चलो भाई चलो, अपनी अपनी बैरक पकड़ो। हम चाबी भरे खिलौने की तरह अपनी अपनी जगह खड़े हो गए और कितार अंदर कितार बैरकों में घुसने लगे। जेल की रात शुरू हो चुकी थी। कोई 1.5 घंटे बाद यूं ही अंधेरा फैला। मैंने नूर मोहम्मद को इशारे से पास बुलाया और नेफे से रोटी चावल निकाल कर उसके हाथ पर रख दिए। खाने की इस्ताहा मेज खुशबू ने नूर मोहम्मद को दीवाना सा कर दिया था। वो वही घुटनों में सर देकर चपड़ चपड़ खाने लगा। 2 ही मिनट में वो फारिग था। हल्की सी डकार लेकर वो ममनूनियत से मेरी पिंडलियां दबाने लगा। मास्टर, क्या एंटी किया है? नूरे का ख्याल था कि शायद मैंने रोटी चावल एंटी यानी चोरी किए हैं। मैंने नफी में सारी ले आया। वो बोला, मास्टर, ईमान से बड़ा करम नवाज है तू। इतने कैदियों में तुझे मेरा ही ख्याल क्यों आया? मैंने मुस्कुरा कर कहा, इसलिए तू अगले हफ्ते छूट रहा है। मैंने सोचा जाते जाते तेरी एक दावत ही सही। जाने के जिक्र पर वो अचानक ही ख्यालों में खो गया। मास्टर, ये बंदा भी क्या चीज है, बुरी सी बुरी जगह भी रहे तो दिल लगा लेता है। मुझे याद है जब 1 साल पहले मैं जेब तराशी के शुबे में राह चलते पकड़ा गया तो धाड़े मार मार कर रोया था। गिरफ्तार करने वालों ने मुझे उकाबों की तरह उचक लिया था। मेरी बीवी हामला थी। वो दर्द ज़ेहन में तड़प रही थी। मैं उसकी दवा लेने निकला था। मैंने कोई जुर्म तो नहीं किया था। मेरा जुर्म सिर्फ ये था कि मेरे कपड़े फटे पुराने थे और वो मौका वारदात के करीब मौजूद था। कितना बड़ा जुर्म था मेरा, और उस पर मैंने बेवकूफी ये की कि थाने पहुंचकर अपनी बेगुनाही के जोश में इंस्पेक्टर से उलझने की कोशिश की। इंस्पेक्टर ने कहा, बच्चे, मैं तुझे बताऊंगा पुलिस के सामने अकड़ने वाले का हश्र क्या होता है। और उसने अपना कहा सच कर दिया। कई महीने तक मुझे किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। मुझे ये भी पता न चल सका कि मेरी बीवी जिंदा है या मर गई। आपने 3 मासूम बच्चों की शक्लें मेरे दिमाग में घूमती रही। मैंने उन्हें तसव्वुर में बेसहारा सड़कों पर भीख मांगते देखा। दूसरे तीसरे महीने मेरे एक दोस्त ने किसी तरह मुझ तक रसाई हासिल की और उसकी जुबानी उनकी खैरियत का पता चला, लेकिन मैंने अपने अहले खानों को मुसीबत का इल्म नहीं होने दिया। मैं एक शरीफ आदमी था। मेरे लोगों को मालूम पड़ जाता कि मैं जेब तराशी के जुर्म में गिरफ्तार हूं तो पूरे खानदान की नाक कट जाती। मैंने किसी को खबर नहीं होने दी, हवा तक नहीं लगने दी। इस दौरान मुझे अदालत ने 2 माह की कैद सुनाकर जेल भेज दिया। अब मेरे घर वाले यही समझते हैं कि मैं कराची में हूं और वहां बतौर कारपेंटर काम कर रहा हूं। मेरा दोस्त हर महीने कराची से एक खत मेरे घर पोस्ट कर देता है और मेरी तरफ से लिखा जाता है कि मैं काम पर बहुत ज्यादा मसरूफ हूँ। इंशाल्लाह अगले महीने वापस आने की कोशिश करूंगा। वही मेरा मोहसिन हर महीने कुछ रकम भी घर भेज देता है। मेरे कहने का मतलब है कि इस जेल में मैंने एक पल गिन गिन कर काटा है। कौन सी अजियत है जो मैंने यहाँ नहीं सही। फिर भी अब यहाँ से जाने का सोचता हूँ तो दिल चूर चूर हो जाता है। तुम सबसे बिछड़ने का मलाल होता है। क्यों होता है मास्टर? बंदा इतना भुलक्कड़ क्यों है? जेल भी कोई जगह है जिससे प्यार किया जाए। मैंने कहा, नूर मोहम्मद, बात यह है कि तुम खुद बहुत अच्छे हो। तुम अपनी अच्छाइयों के साथ जिस माहौल में भी जाओगे उसे किसी न किसी हद तक अच्छा कर लोगे और फिर खुद ही माहौल से प्यार भी करने लगोगे। यकायक मैंने एक हल्की सी कराह सुनी। बिलाशुबा ये कराह नूर मोहम्मद के होंठों से बरामद हुई थी, क्योंकि उसके सिवा कोई मेरे करीब नहीं था। मैंने अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश की। उसी वक्त दूसरी कराह सुनाई थी। पहली से शदीद थी और उसके साथ ही मैंने नूर मोहम्मद के हेवले को मुतहरक देखा। क्या बात है नूर मोहम्मद? मैंने सरसहमगी से पूछा। मास्टर, मेरा पेट। मैंने जल्दी से उसका पेट टटोला। नूर मोहम्मद के दोनों हाथ सीने पर थे और वह दर्द की शदीद लहर के जेरे असर दोहरा होता जा रहा था। यकायक वो चीखने लगा, अचानक ही जैसे कोई उसकी आंतों पर छुरियां चलाने लगा था। हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया। बैरक के कैदी जिनमें से बेशतर ऊँग रहे थे हड़बड़ा कर उठ बैठे और हम दोनों की तरफ आए। बड़ी क्या हुआ? कालू जानी ने चिल्लाकर पूछा। नूर मोहम्मद दरफर पर मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़प रहा था। 2 कैदी वॉचमैन को बुलाने के लिए चिल्लाने लगे। वॉचमैन भागता हुआ आया। उसने बाहर से बैरक की बत्ती रोशन की। मैंने नूर मोहम्मद का चेहरा देखा और कांप कर रह गया। उसकी दुबली पतली गर्दन की रगें पूरी हुई थी और आंखें बाहर को उबली पड़ी थी। वॉचमैन चिल्लाकर बोला, ओए नूरे के पुत्र, क्या हुआ है तुझको? लेकिन नूरे का पुत्र जवाब देने के काबिल कहां था। उसे तो जान के लाले पड़े हुए थे। चंद और वॉचमैन भी भागते हुए पहुंच गए। नूर मोहम्मद की हालत देखकर उन सब के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। मैंने एक वॉचमैन से मुल्तजी लहजे में कहा कि वो जाए और डॉक्टर साहब को लाए। वॉचमैनों ने मशवरा किया और एक वॉचमैन हमारी बैरक के एन सामने सूबेदार के दफ्तर की तरफ भागा। गालबन वो डॉक्टर तक जाने से पहले सूबेदार से इजाजत लेना चाहता था। वॉचमैन बेहद बेवकूफी का मुजाहरा कर रहे थे। नूर मोहम्मद की हालत खौफनाक तेजी से बिगड़ती जा रही थी। वो अब तकलीफ से बेकरार होकर फर्श से सर टिका रहा था। मैंने नीचे बैठकर उसका सर गोद में लिया और पुचकारते हुए हौसला देने लगा। बिछाड़े खाते हुए यकायक नूर मोहम्मद ने खून की कह की और उसके खून की हिद्दत मेरे पाजामे से गुजर कर मेरे रानों को छूने लगी। किसी आवाज ने मेरे अंदर से पुकार कर कहा, नूर मोहम्मद मर रहा है। कैदी नंबर 308 मर रहा है। वो आवाज मर रही है जो इस जेल की संगी दीवारों में गुदाज जगाया करती थी। मैं नूर मोहम्मद का सर फर्श पर टेका और जेल की सलाखों से चिमट कर वॉचमैनों को पुकारने लगा। उनसे इल्तिजा करने लगा कि वो डॉक्टर को बुलाएं। मेरे साथ दूसरे तमाम कैदी भी सरतापा इल्तिजा बन गए थे। हमारे शोर गुल से वॉचमैनों का माथा टिनका।
दो वॉचमैन जेल के अस्पताल की तरफ भागे। उधर नूर मोहम्मद ने तैयारी कर ली थी। नूर मोहम्मद, और नूरे, और नूरे, मैंने हल्की पूरी कुव्वत से चिल्लाते हुए कहा, लेकिन अब वो सुनने की हद से गुजर चुका था। जिस वक्त दो वॉचमैन अस्पताल से स्ट्रेचर लेकर भागते हुए बैरक की तरफ बढ़े थे, नूर मोहम्मद ने आखिरी हिचकी ली और हमारे हाथों में दम तोड़ दिया। आंखें खुली रह गईं, जैसे अपने घर का रास्ता देख रहा हो। मुंह वाह रह गया, जैसे वो अपने गैर हाजिर बच्चों से गायबाना कुछ कहना चाहता हो, कोई सरगोशी करना चाहता हो, कोई उज़र पेश करना चाहता हो कि वो एक रोज अचानक उन्हें बताए बगैर कहां चला गया था। बैरकों के गहरे सन्नाटे में एक दर्द भरी खामोश सदा गूंज गई, कदी आ मिल रांझण वे, मैं लुक लुक नीर बहावा, एते सब मेरे वैरी वे, किन्नू दिल दा हाल सुनावा। मेरी बैरक के तमाम कैदी धाड़े मार मार कर रोने लगे। बड़ा नर्म हो जाता है दिल कैदियों का, जरा जरा सी ठेस से जब का शीशा टूट जाता है। ये तो फिर एक सानिया था, और ऐसे शख्स पर गुजरा था जो उन बैरकों का महबूब गुलकार था। मुकरानी कालूचानी ने रोते हुए कहा, बड़ी नूर मोहम्मद, तुम तो साला घर को जाता था, ये किधर को रुख फेर लिया? बेवकूफ, मरना था तो पहले रोज मर जाता। बड़ी क्यों इतना इंतजार करवाया बीवी बच्चों को? मेरे दिमाग में तुंद आंधियां चल रही थी, कानों में वही चपड़ चपड़ की सदा गूंज रही थी जो मैंने कोई पौन घंटा पहले सुनी थी। कितनी रगबत से मेरा दिया हुआ खाना खाया था नूर मोहम्मद ने। शायद ये खाना ही उसके लिए अचल का पैगाम बन गया था। वो रोटी और चावल नहीं थे, वो जहर था, वो मौत थी, वो कंक्रीट से भरी हुई कड़ाही थी जो दूसरी बार मेरे सर पर फेंकी गई थी। मगर उस दफा ये कड़ाही जमीन पर नहीं, नूर मोहम्मद के सर पर गिरी थी, उस जेब तराज के सर पर गिरी थी जिसने कभी जेब नहीं काटी थी और जो 1 साल पहले अपने घर से बीवी की दवा लेने निकला था। मेरा दिल जैसे 100 टुकड़ों में तकसीम होकर सीने में बिखर गया। कालू जानू ने मेरे करीब बैठते हुए कहा, मास्टर। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा, उसकी सुर्ख आंखों में आंसू चिलमिला रहे थे। इस जेल में मुझे सबसे पहले जानी नहीं मास्टर कहना शुरू किया था। अब भी वो मास्टर कहता था तो उसका अंदाज सबसे जुदा होता था। वो उस लफ्ज में उसकी आला तरीन मानी भर देता था। यूं लगता था सल्तनत रूमा का कोई कदीम हबशी गुलाम बसद अज्ज और इंकिसार अपने आका को मुखातिब कर रहा है। न जाने उसे क्या नजर आ गया था मुझ में। बाजुकात मैं उसके अंदाज पर चिढ़ जाता था। मास्टर, उसने मुझे खामोश देखकर फिर अपने मोटे होठों को हरकत दी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है ना? नूरे ने तुम्हारी तरफ आने वाली मौत को गले लगा लिया है। मैंने इश्कबार निगाहें चुकाकर इस बात में सर हिलाया। हाँ, यही हुआ है। मेरा ही निवाला उसके गले का फंदा बना है। सूबेदार शब ख्वाबी के लिबास में तोन मटकाता मौका पर पहुंच चुका था। बैरक की सलाखों से बाहर जेल के अमले का अज़दहाम हो रहा था। सब हरासान नजरों से मुर्दा नूर मोहम्मद की तरफ देख रहे थे। फिर कफल खोलकर उसे बाहर निकाला गया और स्ट्रेचर पर डालकर अस्पताल रवाना कर दिया गया। अब ये सारी कार्रवाई बेकार थी। कैदी तो आजाद हो चुका था, इस छोटी जेल से भी और बाहर की बड़ी जेल से भी। वो ऊपर, बहुत ऊपर खुली फिजाओं में परवाज कर चुका था। कल शाम उसे एक सितारा बन जाना था और फिर उसकी बीवी सुरैया और बच्चों ने सारी उम्र उस सितारे को देखना था। अगली सुबह 9:30 बजे के करीब मुझ समेत बैरक के तमाम कैदियों को सुपरिटेंडेंट जेल के दफ्तर में पेश किया गया। हमें उल्टी हथकड़ी लगाई गई थी, जैसे रातों रात हम बेजर कैदियों के बजाय खूनख्वार कातिल बन गए हैं। ये बात अब तश्ते अज़बाम हो चुकी थी कि नूर मोहम्मद मेरा दिया हुआ रोटी चावल खाने के बाद राही अदम हुआ है। लिहाजा सुपरिटेंडेंट के दफ्तर में मौजूद तमाम अफसरान की जलती निगाहों का मरकज में ही था। जेलर और सूबेदार हजरात शायद मुझे कच्चा ही चबा जाना चाहते थे। हेड लांगरी और उसके 2 साथी बड़ी इत्मीनान से एक तरफ खड़े थे। यहाँ हम सब कैदियों की गालियों, थप्पड़ों और ठोकरों से जो तवाज़े हुई है, मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। ये तो यहाँ रोज का मामूल था। सीधा सीधा अफसरान ने दिल की भड़ास अच्छी तरह निकालने के बाद मुझे खुसूसी तवज्जो का मुस्तहिक ठहराया। मौका पर मौजूद असलम रंधावा नामी एक DSP ने मेरे बाल मुट्ठी में जकड़े और पेट में जोरदार घुटना जमा कर बोला, बहन के छनकने, मुझे ये बता, तू रोटी चावल अंदर लेकर क्यों गया था? पेट की जर्ब की वजह से मैं बोलने के काबिल नहीं रहा था। कालू जानी कोशिश के बावजूद और मेरी तमाम हदायत के बावजूद खामोश नहीं रह सका। उसने कहर सी फटी हुई आवाज में कहा, बड़ी SP साहब, हम हाथ जोड़ता है, खुदा के लिए हमारा मगज खराब मत करो। तुम ये पूछता है रोटी चावल क्यों लेकर गया? बड़ी ये नहीं पूछता उस रोटी चावल में मौत किसने मिलाया था, किस हरामी ने मास्टर की जान लेने की कोशिश किया था। कुछ इंसाफ करो माई बाप। तुमको बार बार चिट्ठी मिलता है, तुमको बताया जाता है कि कोई हरामी साला मास्टर को मारना मांगता है। तुम कान नहीं धरता, और अब कान धरता है तो सिर्फ इस बात पर कि रोटी चावल अंदर कौन लेकर गया। DSP का पारा यकयक 7वें आसमान को छू गया था। सुपरिटेंडेंट की मौजूदगी में उसने खुद पर जब्त किया और चलता हुआ कालू जानी के सर पर पहुंच गया। उसके तेवरों ने मुझे यह समझा दिया था अब कालू जानी की खैर नहीं। नहायत खौफनाक अंदाज में लेकिन आहिस्तगी से DSP ने हाथ बैठाकर कालू जानी की ठोड़ी ऊपर उठाई और पूरी शिद्दत से दांत पीस कर कुर्राया, लॉर्ड साहब, ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताएगी रोटी चावल खाने से मरा या जहरीले सिगरेट पीने से। जहरीली चर्च की 3 पुड़ियां निकली हैं बैरक के शहतीर से
और तुम अभी बयान दोगे कि ये चर्च जेल के अंदर और उन शहतीरों में कैसे पहुंची और किसने पहुंचाई। मैं समझ गया कि जेल के हुकाम इस वाक़े को दूसरा रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। खाने में जहर साबित हो चुका था, उनकी अपनी जात पर हर्फ आता था, नाकिस इंतजामात की कुली खुलती थी और ये शुबा भी होता था कि शायद कोई एहलकार उस साजिश में शरीक है। लिहाजा उन लोगों ने रोटी में घुदे हुए जहर को बड़ी सफाई से चर्च की पुड़ियों में मुंतकिल कर दिया था। अब हम लाग सर पीटते रहते, जहर का परनाला वहीं था, अस्पताल उनका अपना था, डॉक्टर अपने और एग्जामिनर अपने। कालू जानी सफेद झूठ के ये जर्ब न सह सका, कहा कर बोला, एसपी साहब ये गलत है, बिल्कुल गलत है। बड़ी नूरे ने कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, कभी एक कश ना ही लिया, सारा कैदी लोग गवाह है उसका। अचानक जेलर आदिल खान तंदबगोले की तरह अपनी जगह से उठा और झपट कर कालू जानी पर जा पड़ा। साले हरामी कुत्ते की औलाद, हम झूठ बोलते हैं। उसे गिरबान पकड़कर कालू को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो लड़खड़ाता हुआ एक दीवार से जा टकराया और ऊंधे मुंह एक कुर्सी पर गिरा। कुर्सी टूट गई, हाथ पीछे बंधे हुए थे, उसका मुंह फर्श से लगा और होंठों से खून का फवारा फूट पड़ा। जेलर आदिल खान एक लहीम शहीम शख्स था, उसके बावजूद कालू के सामने बच्चा नजर आता था। मुझे यकीन था कि अगर कालू के हाथ आजाद कर दिए जाते और उसे आदिल खान के मुकाबले में खुली छुट्टी दे दी जाती तो वो 1-2 सेकंड के अंदर अंदर उसे नॉक आउट करके जिंदगी के रंग से बाहर फेंक देता। लेकिन उस वक्त उसके हाथ कानून की वजह से बंद रखे थे और वो आदिल खान के सामने चिड़िया के नमूलूद बच्चे की तरह बेबस था। आदिल खान ने बेमिसाल अदलो इंसाफ का मुजाहरा करते हुए कालू को कुर्सी के टूटे हुए हत्थे से बेदरेक पीटना शुरू कर दिया। जब शीशम का मजबूत हत्था दोबारा टूट गया तो उसे वजनी बूट आजमाने लगा। आजाद हाजरीन और कैदी हाजरीन खामोश तमाशाई थे। यूं लगता था आदिल खान कालू से कोई पुराना बदला चुका रहा था। उस मारपीट में अचानक कालू के पाजामे का आजार बन टूट गया। एकाएकी उसकी बेबसी इंतहा को पहुंच गई। अब एक तरफ वो खुद को आदिल खान की ठोकरों से बचाने की कोशिश कर रहा था और दूसरी जानब पुश्त पर बने हाथों से पाजामा संभाल रहा था। मारने वाले को कुछ होश नहीं था, शायद उसे इस बात की फिक्र भी नहीं थी। 2 दर्जन निगाहों और कालू की उड़ियानी के दरमियान एक खुले अजारबंद का पाजामा लर्ज रहा था। यारो, मुझे कहने दो कि यह पाजामा एक अलामत थी। इंसानियत और हैवानियत के बीच एक हद फाजिल थी। ये पाजामा शर्म का पहनावा था। उसे मजलूम और बेबस जिस्मों के ऊपर से हमेशा जालिम और जोर आवर लोग खींचते रहे हैं। सदियों तक लरजते हुए मजलूम हाथों ने इस पहनावे को थामा है और सदियों बहके हुए चाबर हाथों ने इसे तार तार किया है। जवान बासमत औरतों की फरियादें, बाहया मर्दों की गरियाजारी, मासूम बच्चों की चीखें, बूढ़ों के बालों की सफेदी, कोई शय इस अमल को रोक नहीं सकी। जुल्म और बरहनगी के दरमियान न जाने ये कैसा रिश्ता चला रहा है। कालू की बेबसी के मंजर ने मेरी आंखों में अंगारे से भर दिए। मेरे ज़हन में धुंध सी उमड़ आई सी। एकाएक ही सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया। मैं अपनी जगह से मुतहर्रक हुआ और पागलों की तरह जेलर आदिल खान पर जा पड़ा। मेरे हाथ बंधे हुए थे। मैं क्या कर सकता था सिवाय इसके कि अपने आगे को बढ़ते हुए जिस्म के जोर से आदिल खान को गिरा दूं, और मैंने ऐसा ही किया। मेरे सीने की जर्ब से आदिल खान उछला और कालू के ऊपर से होता हुआ डीएसपी असलम रंधावा के कदमों में जा गिरा। मेरी हरकत नहायत खौफनाक थी। उस हरकत ने सबको कुर्सियों से उछलने पर मजबूर कर दिया था। अब मैं पहलू के बल फर्श पर पड़ा था और उठने की नाकाम कोशिश कर रहा था। अपनी कमजोर जाहरियत से मैं जो ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल कर सकता था वो मैंने कर लिया था और अब मुझे उस जाहरियत का मजा चखना था। उस वक्त मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, काश मेरे हाथ आजाद हों और मैं इन्हें अपना रूप दिखा सकूं, जो बड़े बड़े फन्ने खानों को जमीन चाटने पर मजबूर कर चुका था, जिसके सामने सर झुक जाते थे। यकदम मैंने हाथ पैर ढीले छोड़ दिए और फर्श से उठने का इरादा तर कर दिया। अभी चंद सातों में मुझे दोबारा उसी फर्श पर गिरना था, तो उठने का फायदा। मैंने दुस्दीदा निगाहों से आदिल खान और असलम रंधावा को आदमखोर वहशियों की तरह खुद पर छपटते देखा और होंठ भींच कर आंखें बंद कर ली। बिफरे हुए लश्करियों ने मेरे किलाए जिस्म की खस्ता फसील को मुसम्मार करने के लिए धावा बोल दिया। पहले असलम रंधावा और आदिल खान की वहशियाना जरबे मेरे जिस्म पर पड़ी, फिर जेल के जाने पहचाने लाठी बरदार सिपाही लाठियां सोंध कर मुझ पर टूट पड़े। वो मुझे मारते और धकेलते हुए दफ्तर से बाहर ले आए और खुल खिलाकर ठुकाई शुरू कर दी। बेहोश होने से पहले नीम वाहकों से मैंने देखा चल लाठी बरदार कालू को भी उसी तरह पीट रहे थे। वो बरहना था। होश आया तो मैंने खुद को अपनी ही बैरक में कराते हुए पाया। मुझे खड़ी हथकड़ी लगाई गई थी। उस सजा में कैदी को खड़ा रखना मकसूद होता है। उसके हाथ को कड़ी में डालकर 7-8 फुट की बुलंदी पर जंगले से मुंसलिक कर दिया जाता है। मेरी तरह कालू को भी हथकड़ी लगी थी। वो अभी तक नीम बेहोश था। उसके पांव बार बार जिस्म का बोझ सहारने से इनकार कर रहे थे और वह हाथों के बल झूल जाता था। अंधेरा गहरा हो चुका था
बैरक के जोड़ीदार जो आज नूर मोहम्मद की रिहाई के बाद साथ रह गए थे, कुछ तो सो चुके थे और कुछ मातम ज़दा खामोश बैठे थे। मैंने अपने जिस्म को हरकत देना चाही तो होंठों से बेसाख्ता कराहें निकल गई। सालमों ने लोहे का पिंडा समझकर मारा था। जिस्म का कोई हिस्सा दर्द से खाली नहीं था। पानी मेरे मुंह से सरसराती आवाज निकली। मेरे करीब से एक साया हरकत में आया। उसने थके थके अंदाज में उठकर आहिनी सलाखों का रुख किया। सलाखों से बाहर मिट्टी का घड़ा और सिल्वर का बेढंगा गिलास रखा था। उसने गिलास भरा और करीब आकर मेरे हाथ में थमा दिया। गिलास पकड़ते हुए मैंने तारीकी में आंखें फाड़कर अपने साथी का चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। हम दोनों को बैरक के अंदरूनी जंगले से बांधा गया था। ये जंगला दो बैरकों की दरमियानी दीवार का काम भी देता था। दूसरी बैरक के कैदी भी तारीकी ओढ़कर सो चुके थे या सोने वाले थे। अंधेरा होते ही कैदी मच्छरों और खटमलों से बेनियाज ऐसे निढाल होकर पड़ते हैं कि शोर महशर भी उन्हें कभी जगाता है और कभी नहीं। शायद उसकी वजह वो वॉचमैन होते हैं जो रात को कई बार आकर बेपनाह शोर के साथ सलाखें बजाते हैं। गालबन बताना चाहते हैं कि होशियार बैरक वालों, कहीं ख्वाबों में भी आजाद होने की कोशिश न करना, हम ड्यूटी पर मौजूद हैं। हम दोनों से बेहद हमदर्दी के बावजूद बैरक के सारे कैदी एक एक करके सो गए और सिर्फ वो साथी जागते रह गए जिन्हें रात भर हमें काटना था, यानी मच्छर, पिस्सू और खटमल वगैरह। जेल पर गहरा सन्नाटा तारी हो गया। उस सन्नाटे में दर्द की लहरें और भी शोर मचाने लगी। मैंने सोचा अच्छा ही है जान मोहम्मद मकरानी उर्फ कालू जानी अभी मुकम्मल होश में नहीं आया। उसे भी मेरी तरह कराने के सिवा और क्या करना था। मुझे तो खुदा के एक बंदे ने पानी पिला दिया था। उसे तो पानी पिलाने वाला भी अब कोई नहीं था। कल रात और दिन के वाकया ज़हन में किसी धुंधली फिल्म की तरह मुतहर्रिक हो गए। मेरा चावल रोटी नेफे में छुपाना, नूर मोहम्मद का तड़प तड़प कर मरना, सुप्रिटेंडेंट साहब के दफ्तर में लाठियों से मेरी और कालू की बेतरह पटाई, 8 पहर में क्या कुछ न बीत गया था। मेरी 3 साल की नेक चलनी एक दिन में गारत होती नजर आती थी। फिर मेरा ध्यान उन खतूत की तरफ चला गया जब कौल जेलर साहब उन्हें मौसूल हो रहे थे। उनकी तहरीर मेरी जानी पहचानी थी और उनके मुदरजात 100% दुरुस्त साबित हुए थे। अब उसमें शुबे की शमा भर भी गुंजाइश नहीं थी कि मुकद्दर के मारे शाहजहां को मुकर्रर मारने के लिए कोई नादीदा हस्ती कमर हिम्मत बांध चुकी है। सूरत हाल गैर मामूली नहीं थी, क्योंकि जेल में आने से पहले मैंने जो अंधाधुंध जिंदगी गुजारी थी और जिस फरागदिली से दुश्मनियां और रकाबतें मोलनी थी और बस्ती बस्ती और कोचे कोचे जो हंगामा महशर बर्पा किया था, उसकी बाज़गश्त मुझे किसी भी वक्त सुनाई दे सकती थी और मैं ज़हनी तौर पर उसके लिए तैयार भी रहता था। लेकिन यह बात बेहद तकलीफ दे थी कि जेल हुकाम जानते बूझते भी मेरी हिफाजत की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे थे। मुझ पर कंक्रीट की कड़ाही गिरने वाले वाक़े से वो बेखबर नहीं थे। अब सिर्फ मेरी वजह से नूर मोहम्मद अलमनाक मौत से 2-4 हो गया था। उन्हें चाहिए था कि वो सख्ती से वाकयात का नोटिस लेते और इस सिलसिले में तफ्तीश करते, मगर वो उस गाड़ी को किसी और ही लाइन पर चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। मैं अपने चारों तरफ एक पुरअसरार खतरे की बू महसूस कर रहा था। मेरी छठी हिस्स ने मुझे बहुत कम धोखा दिया था और यही हिस्स मुझे अपने गर्दो पेश से खबरदार कर रही थी। मैंने तहैया कर लिया था कि अब अपनी जानिब से कोई गफलत नहीं बरतूंगा, बल्कि कोशिश करूंगा कि हिफाजत खुद इख्तियारी के लिए कहीं से कोई छोटा मोटा हथियार मुयस्सर आ सके। ऐसे हालात में मामूली तेजधार आला भी हौसले का बायस होता है। गहरी तारीकी में दीवार से टेक लगाए मैं आइंदा की मंसूबाबंदी करता रहा। बाजुकात आदमी जिस खतरे को बहुत दूर महसूस करता है, वो अचानक ही उसके सामने आन वारिद होता है। उसके तमाम मंसूबे धरे के धरे रह जाते हैं और खुद को हालात की आंधी पर तिनके की तरह महवे परवाज पाता है। मेरे साथ भी यही कुछ हुआ। दीवार से लगे लगे अचानक सरसराहट सी सुनाई दी। उससे पहले कि मैं कुछ देख पाता, दूसरी बैरक से किसी ने सलाखों के अंदर हाथ डाला और कोई बारीक सी ठंडी सी शय मेरी गर्दन से लिपट गई। अभी मैं उस शय की माहियत पर गौर ही कर रहा था कि दूसरे हाथ ने पूरी कुव्वत से मेरा मुंह ढांप लिया। वो एक नहायत खुरदरी हथेली वाला हाथ था। मेरा सर जैसे सलाखों में धंस कर रह गया था। उस वक्त मुझे इल्म हुआ मेरी गर्दन से मस होने वाली चीज क्या है। पूरे बदन में सर्दी की लहर दौड़ गई। तांबे या लोहे का बारीक तार था जिसे कोई बेपनाह कुव्वत से मेरी गर्दन में तंसाने की कोशिश कर रहा था। मेरे दोनों हाथ हथकड़ी में टंगे हुए थे और मैं यकसर बेबस था। एक ही साथ में मौत मेरी आंखों के सामने नाच गई। मैंने पहले अपने होंठ को आजाद कराने की कोशिश की, फिर हथकड़ी को जोर से झंझराया, फिर पांव में पड़ा हुआ सिल्वर का गिलास ठोकर मारकर हवा में उड़ा दिया, मगर बैरक के साथियों की नींद में खलल नहीं पड़ सका। यह सब कुछ 3 या 4 सेकंड के अंदर अंदर वकूफ पजीर हुआ। शदीद चुभन से अंदाजा हुआ कि तार मेरे जिल्द को काट चुका है और अब शहरक की तरफ उसका मुख्तसर लेकिन मोहलक सफर शुरू हो गया है। शाहजहां क्या ख्याल है, कलमा पढ़ लो। जहन में कूदे की तरह यह सोच लपकी, साथ ही ये सवाल भी उभरा कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। गालबन हमलावर साथ वाली बैरक में घात लगाए बैठा था। वो जो भी था बहुत फुर्तीला और ग्रांडियल था।
उसने मेरी खड़ी हथकड़ी के सुनहरी मौके से फायदा उठाया था और फरिश्ता अजल की तरह मुझे आन लिया था। शगुफ्ता खुदा हाफिज और खुदा हाफिज कालू चानी। खुदा हाफिज मेरे दोस्तों और दुश्मनों, मैंने तार की जुबन से अंदाजा लगाने की कोशिश की कि नरखरा कटा है या नहीं। ईद कुर्बान पर बकरे की गर्दन कटती है तो गले से खर खर की आवाज निकलती है। मेरे गले से तो खर खर की आवाज नहीं निकली थी, शायद अभी कुछ कसर बाकी थी। अचानक न जाने मुझे क्या हुआ कि मैंने एक भरपूर टांग कालू जानी की नाव पर दे मारी। वो गलबन बेहोशी की सरहद पार कराया था। नाव पर लात पड़ते ही उसने एक चीख मारी और ओल फोल बकने लगा। कालू की चीख काफी बुलंद थी। मैंने डूबती नजरों से देखा बैरक के फर्श पर एक साय ने करवट बदली और उठ बैठा। मैंने फेफड़ों की पूरी कुव्वत सर्व करके बंद होंठों से गूं की आवाज निकाली। साया तेजी से खड़ा हो गया। मेरे दिल में आस का दरीचा वाक हुआ। ये एक मुहिम सी उम्मीद थी। कौन कह सकता था कि अपने साथी की सूरत हाल जानने तक और उसके शोर मचाने तक मेरे गले से लिपटा हुआ तार पट्टों से गुजर कर शाह रग को कथा नहीं करेगा। ये सातों का खेल था, ये लम्हों की बात थी। मैं जोर जोर से अपनी हथकड़ी को हरकत देने लगा। मेरा बैरक का साथी तेजी से मेरी तरफ लपका। मैंने मुलगजे अंधेरे में देखा, उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थी। मेरे करीब पहुंचते ही उसने अपना पायजामे के नेफे से कोई 8 इंच लंबी नोकदार चीज निकाली। जैसे कि बाद में पता चला ये सरिये का टुकड़ा था जो उसने सुपरिटेंडेंट के जेरे तामीर दफ्तर से हासिल किया था और जिसे कई रोज की मेहनत से नोकदार बनाया गया था। उसने ये टुकड़ा अपने दाहिने हाथ में लिया और पूरी कुव्वत से मेरे बाएं पहलू में घोंप दिया। हाँ, मेरे बाएं पहलू में घोंप दिया। कुछ सोचने की मोहलत नहीं थी कि ये क्या हुआ है, सिर्फ दर्द महसूस करने की मोहलत थी और वो मैं कर रहा था। पसलियों के नीचे अंगारा सा उतर गया था। मेरे कातिल ने एक झटके से ये सरिया बाहर निकाला और दूसरी मर्तबा मेरे पेट में घोंपा। मैं जानकुनी के आलम में बुरी तरह तड़पा और न जाने किस तरह मेरे होंठों पर से उस साहिनी हाथ की गिरफ्त खत्म होगी। बचाओ बचाओ, मैं सीने की पूरी कुव्वत से चिल्लाया। यह आवाज एक धमाके से शब के सुकूत को चिकना चूर करके मैंने बैरक के फर्श से कई सर उभरते हुए देखे। बैरक से बाहर राहदारी में भागते कदमों की सदाएं आई। एक कोहराम समझ गया। मददगार हाथ मेरे तरफ लपके। मैं कुछ कह नहीं सकता था कि सबसे पहले मुझ तक पहुंचने वाले हाथ मुझे सहारा देंगे या मेरे जिस्म में कुछ और नोकदार सरिये उतार देंगे। उस घड़ी यूं लग रहा था कि उन दीवारों में मेरे दुश्मन के अलावा और कोई नहीं रह गया। अचानक ही मुझ पर बेहोशी गालिब आने लगी। उसके बाद के वाकयात मेरे ज़हन में किसी धुंधले ख्वाब की तरह महफूज है। कुछ आवाजें, कुछ लम्स, कुछ जायके, कुछ बुएं और मनाजर, उनमें रब्त नहीं है, लेकिन ये बेरब्ती वाकयात को उलझाती नहीं। मुझे याद है कुछ सिपाही मुझे डंडा डोली करके अस्पताल की तरफ भागे जा रहे थे। उनकी आवाजों में घबराहट और उजलत थी। सरिया मारा है, चाकू मारा है, किसने मारा है, जल्दी करो जल्दी करो। फिर मैंने जेल के डॉक्टर मुस्तफा हमदानी का चेहरा खुद पर झुके देखा। उसकी आंखों में मायूसी और बेजारी थी। तब मैंने खुद को किसी गाड़ी में पाया। गाड़ी हचकोले खाती तेजी से बढ़ती जा रही थी। मेरे गले पर रुई का पंपा था और एक पट्टी थी। जेल अस्पताल के मैले के चेले कंपाउंडर ने मेरा बायां पहलू दबा रखा था और 2 मुसल्ला संतरी मेरे पांव की तरफ चौकस बैठे थे। तीसरी मर्तबा मेरे जहन ने गनूदगी का पर्दा चा किया तो मैंने गाड़ी को एक झटके से रुकते पाया। मैंने चंद फायरों की आवाज सुनी। 38 बोर का रिवाल्वर शॉटगन, फिर 38 बोर का रिवाल्वर, फिर एमजी शॉटगन, 38 बोर शॉटगन, किसी की जख्मी चीख, एक ललकारती हुई गंदी गाली, भागते कदमों की आवाज। मैंने चुदिहाई हुई आंखों से देखा। पांव की तरफ बैठे मुसल्ला फरिश्ते गायब थे। मेला कुचला कंपाउंडर नदारत था। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? क्या सारी दुनिया हंगामों की जद में आ गई? या कहीं करीब से भागे थे कदमों की सदा आई। गाड़ी को अचकोले लगे जिससे अंदाजा हुआ कि 1 या 2 अफराद ने फुर्ती से फ्रंट सीट संभाली है। दरवाजे बंद हुए। एक झटके से गाड़ी आगे बढ़ी। ये एक शदीद झटका था। मेरा पहलू अमान पुकार उठा। फिर झटके पर झटका लगने लगा। गाड़ी जलजलों की आवाजगाह बन चुकी थी। मुझ पर गनूदगी गालिब आने लगी। वही गनूदगी जिसका ताल्लुक मेरे पहलू से उठने वाली शदीद ठेसों से था। मैंने डूबते ज़हन से सोचा, ये कैसी गनूदगी है जो दर्द से ऊपर गहरी होती जा रही है। दूर कहीं अक में अभी तक फायरिंग गूंज रही थी। आखिर मैंने खुद को एक आरामदेह बसेहरी पर पाया। ये एक वसी कमरा था। छत काफी बुलंद थी। दीवारों पर नक्शो निगार थे और जिस पलंग पर मैं दराज था वो भी जहाजी साइज का एक मुनक्कश पलंग था। कमरे की आराइश और ज़िबाइश देखकर जो पहला ख्याल ज़हन में आया वो यही था कि मैं शहर से दूर किसी जागीरदार या वडेरे की हवेली में हूँ। ऊंची महराबी खिड़कियों में रंगदार शीशे थे और उनमें से छिन छिन कर आने वाली रोशनी से अंदाजा होता था कि शाम हो रही है या सुबह होने वाली है। उसके बावजूद कमरे में सरती नहीं थी। गालबन मेरे पलंग के पास सरहाने की तरफ अंगीठी या ऐसी ही कोई चीज तहक रही थी। मैंने सर को हरकत दी तो अंदाजा हुआ कि गर्दन पर एक मोटी पट्टी है। एकाएक ही गुजरे हुए तमाम वाकयात याद आ गए। मेरा बायां हाथ आपो आप पहलू पर पहुंच गया। यहाँ भी पट्टी मौजूद थी। हाथ को हरकत देने से मुझ पर एक और इंकशाफ हुआ। मुझे ड्रिप लगी हुई थी। कमरे में दवाओं की बू थी। ये दवाएं शायद मेरे पास तपाई पर रखी थी। मेरे जिस्म पर जेल के लिबास की जगह नीली शलवार कमीज थी।
कुछ अंदाजा नहीं हो रहा था कि मैं कितनी देर बेहोश रहा हूं और इस दौरान मुझ पर क्या बीती है। मुझे होश में आते देखकर एक नर्म खदोखाल वाली नर्स से बिल्ली की चाल चलती आई और उसने बड़े प्यार से मेरे मुंह में थर्मामीटर ठोंस दिया। दूसरे हाथ से वो मेरी नब्ज देखने लगी। एक लम्हे के लिए महसूस हुआ जैसे किसी अस्पताल में हूं। मेरा मुआयना करने के बाद नर्स ने चार्ट पर कुछ नोट किया और ऊंची एड़ी पर कोहले मटकाती बाहर निकल गई। उसकी भी आवाज चाल से भी मुझे पता चला कि फर्श पर दबीज कालीन है। मेरी जख्मी गर्दन ने जहां तक इजाजत दी मैं आंखें फाड़े उधर इधर देखता रहा। अचानक सामने का दरवाजा बेआवाज खुला और एक दरमियानी उम्र का शख्स बड़ी मतानत से चलता हुआ मेरे पास आन खड़ा हुआ। उसके जबड़े चौड़े थे और खदोखाल सख्त थे, लेकिन चेहरे पर बड़ी नर्म मुस्कुराहट चमक रही थी। वह बड़ी नफीस शलवार कमीज में था, कंधे पर गर्म चादर, पाँव में खुस्सा और सफेद हाथों में बेशकीमत अंगुश्तियां। मेरे दिल ने गवाही दी कि अगर मैं किसी वडेरे चिड़ेरे की हवेली में हूं तो वो वडेरा यही है। उसके हक में मुझे जो चीज भलके चीजें नजर आईं वो ज्यादा हैरान कुन थी। ये 2 अदद बोने थे, हल्की सुर्ख धारीदार वर्दियों में मलबूस। उन्होंने अपने कोहनुओं से होल्स्टर लटका रखे थे। होल्स्टरों में नन्हे बुन्ने रिवाल्वरों के नकरुई दस्ते चमक रहे थे। उन काले बजंग बोनों की आंखें जर्द थीं। साफ तौर पर अंदाजा होता था कि उन्हें किसी दूसरे मुल्क से इंपोर्ट किया गया है। मैंने जागीरदारों के बड़े अजीब अजीब शौक देखे हैं, लेकिन ऐसा शौक पहली बार मुलाहिजा कर रहा था। कीमती अंगुश्तियों वाला सुर्ख सफेद शख्स बड़ी आहिस्तगी से मेरे सराहने रखी कुर्सी पर बैठ गया। दोनों ठिगने बॉडीगार्ड्स कुर्सी की दोनों जानिब चौकस खड़े हो गए। वो मुलायम से बोला, मेरा नाम आगा कादिर जमान है, मैं यहाँ का जमींदार हूँ। तुम इस वक्त मेरी जमीनों पर हो। कौन सी जगह है ये? मैंने पूछा। तुम जहन पर ज्यादा जोर न दो, बेहतर है कि मुकम्मल आराम करो। मैं इस वक्त सिर्फ ये बताने आया हूँ कि यहाँ तुम्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। एक नर्स और एक मुलाजमा हर वक्त खिदमत के लिए मौजूद होगी। डॉक्टर रहमान भी तुम्हें गाहे बगाहे देखने के लिए आता रहेगा। बेशक तुम्हारे जहन में कुछ सवाल ऊपर रहे होंगे, लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि उन सवालों के जवाब के लिए थोड़ा सा इंतजार करो। तुम्हें सब कुछ बताती है चाय का। मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन हल्क में कांटे से पड़ने लगे। आगा कादिर जमान ने अपने मुलायम मीठे लहजे में चंद मजीद बातें की और अपने मुहाफिजों के साथ बाहर निकल गए। उसके जाते ही नर्स एक बार फिर मेरे गिर्द चकराने लगी। इस दफा उसके साथ एक और लड़की भी थी। उस लड़की को मैं बिला झिझक हसीना या आलम कह सकता था, बशर्ते के मुकाबला हुस्न में सिर्फ जिस्म की मौजूनियत और कशिश के मामलात देखे जाते। वो मोटे नकूश और कदर सांवले रंग की एक नहायत मुतनासिबुल आजाद लड़की थी। कद कमर शादे गर्दन हर हिस्सा जैसे पैन अवी मयारों के एन मुताबिक दर्शा हुआ था। ऊपर से उसकी चाल कुछ ऐसी मस्तानी और बहकी हुई थी कि देखकर दिल 33-34 होने लगता था। या इलाही, ये सर मुड़वाते ही क्या अफ्ताद आन पड़ी। मैंने घबरा कर सोचा, ये लड़की वाकई इतनी फिटफाट है या इन 4 बरसों का कसूर है जो मैं जेल की वीरान तारीकी में झोंक आया हूँ। बड़ी बखेड़े वाली बात थी। इस दगरगू हालत में ये लड़की खामखा मेरी धड़कने जेर और जबर करने इस कमरे में चली आई थी। उसने मेरे सराहने रखी अंगीठी में मजीद कोयले डाले, खिड़कियों के पर्दे बराबर किए और 60 वाट का बल्ब चला दिया। उसका मतलब था रात हो रही है। तब उसने बड़ी आदात से मेरी तरफ देखा और नीम बाज आंखों से बोली, साहब जी, वॉशरूम जाना हो तो मुझे बता देना, मैं दरवाजे पर ही बैठी हूँ। दत तेरी की, मैंने दिल में सोचा। सारा मजाक किरकिरा कर दिया। बाद के 6 रोज उन्हीं दोनों औरतों के दरमियान गुजरे। बस एक आध बार डॉक्टर रहमान आया और चार्ट वगैरह देखकर चला गया। वो एक सीधा साधा डॉक्टर था जिसके चेहरे ही से अंदाजा होता था कि बेइंतहा काबिल होने के बावजूद यहाँ के करता धरता आगा कादिर जमान से बेहद खौफ खाता है। नर्स शकीला एक रवायती नर्स थी। वो हर वक्त ले दे रहती थी। शायद उसकी इंस्ट्रक्शंस ही यही थी। उस कमरे में मेरी दिलबस्तगी का वाहिद सामान नज्जो थी। नजमा परवीन उर्फ नज्जो वही आफत जान थी जो आगा कादिर जमान की तरफ से मेरी खिदमत गुजारी पर ममूर की गई थी। वो बड़ी बांकी सजीली लड़की थी, अपने आप से होशियार, अपने गर्दोपेश से बाखबर रहने वाली और अपने फराइज से आगा। मैं पहले दिन ही ताड़ चुका था कि अगर मुझे उस हवेली और यहाँ के बासियों के बारे में कुछ जानना है तो मुझे नज्जो को शीशे में उतारना होगा। अपनी उस कोशिश में मैं 60% तक कामयाब हुआ था। अगर गर्दन 3-4 इंच और हरकत कर सकती तो शायद कामयाबी का तनासुब बढ़ जाता। बहरहाल इतना तो हो ही गया था कि नज्जो आधा बाला टाल कर मेरे पास आ जाती थी और नर्स की गैर मौजूदगी में न सिर्फ मेरी मुस्कुराहटों बल्कि सवालों का जवाब भी देती थी। उसकी बातों से मुझे जो कुछ मालूम हुआ उसका खुलासा ये है, मैं इस वक्त बक्कर से कोई 100 मील दूर एक जागीरदार आगा कादिर जमान की जमीनों पर था। आगा कादिर जमान बड़ा जागीरदार था। उसके टहकी का मामूली सा अंदाजा इस हवेली से होता था जो कोई 4 एकड़ जमीन पर फैली हुई थी और हनूज उसकी तामीर जारी थी। उस हवेली में बिजली पानी का सारा इंतजाम अपना था, बल्कि हवेली के एक हिस्से में छोटा सा अस्पताल भी कायम था जिसमें ऑपरेशन थिएटर की सहूलतें मौजूद थीं। मेरा ऑपरेशन उसी अस्पताल में किया गया था। नज्जो को कुछ मालूम नहीं था कि मैं कौन हूँ और यहाँ क्यों लाया गया हूँ। उसे सिर्फ इतना पता था कि पिछले हफ्ते बुध की रात जागीरदार कादिर जमान का मुलाजिम खास फलक शेर मुझे जागीर में लेकर आया था। उसके साथ 3 बंदे और भी थे। उन्होंने मुझे एक वैगन से उतार कर सीधा अस्पताल पहुंचा दिया था।
मैं उस वक्त बेहोश था। नज्जो का जाती ख्याल था कि मैं जागीरदार जी का कोई कारिंदा हूँ जो किसी फड्डे में जख्मी हो गया है। मैंने उस हवेली के दूसरे बासियों के बारे में जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन नज्जो उस बात पर आमादा नहीं थी। वो बहुत मोहतात और चौकस लड़की थी। हवेली के बारे में उसने सिर्फ इतना बताया था कि मैं उस वक्त हवेली के मेहमान खाने में हूँ। हवेली की असल इमारत यहाँ से कुछ 100 गज दूर है। वक्त अपनी मखसूस रफ्तार से आगे को खिसकता रहा। खिड़कियों के रंगीन शीशों पर सुबह और शाम बारी बारी आकर दस्तक देते रहे। मेरे जख्मों का माकूल इलाज हो रहा था और खुराक भी मुतनासिब थी। जिस तेजी से सेहत याबी की तरफ में बढ़ रहा था, नज्जो, शकीला, डॉक्टर रहमान और गेट पर खड़े एक दराज कद पहरेदार के अलावा मुझे कोई पांचवा शख्स वहां नजर नहीं आया था। जिस गेट का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो मुझे कमरे की खिड़की से नजर आता था। उसके बारे में नज्जो ने बताया था कि यह हवेली के मेहमान खाने का गेट है। बाज़ औक़ात तो मेहमान खाने के दरो दीवार पर ऐसा गहरा सन्नाटा छा जाता था कि शुबा होता था शायद मेरे अलावा कोई मौजूद ही नहीं। हर रोज मैं सोचता था कि शायद आज कादर जमान साहब मेरी मजाज पुरसी के लिए तशरीफ लाएं और यकसानियत के इस अज़ाब से निजात की कोई राह निकाले, मगर ये उम्मीद बर ना आई। पहले दिन की मुलाकात के बाद वो जैसे मुझे भूल ही गए थे। मुझे उस कमरे में अब 14 दिन हो गए थे और हर लहजा घुटन पड़ती जा रही थी। अगर नज्जो की सूरत में ताजा हवा के झोंकों की आमदो रफ्त न होती तो शायद मेरा दम घुट जाता। मेरे ज़हन में सवालों का एक अंबार लग चुका था और बेखबरी बोझ बनकर मेरा टैठुआ दबा रही थी। आगा कादर जमान कौन थे? मैं उस तक कैसे पहुंचा? जेल के एम्बुलेंस पर हमला करने वाले कौन थे? उस तसादम का क्या नतीजा निकला? इस हवेली में मेरी हैसियत क्या है? कानूनी लिहाज से मेरी पोजीशन क्या है? वगैरह वगैरह। इनमें से हर सवाल फांस बनकर दिमाग में चुभता हुआ था। जेल में पेश आने वाले वाकयात का मसला भी जहन को उलझाए रखता था। गुमनाम खतूत लिखने वाला कौन था और वो कौन लोग थे जो मुझे मारना चाहते थे? क्या वो लोग अब भी मेरी तलाश में थे और कहीं मैं इस वक्त उन्हीं के नरके में तो नहीं? ये आखिरी सवाल सबसे बढ़कर परेशान कुन और तकलीफ देता। न जाने क्यों मेरी छठी इस पुकार पुकार कर एक ऐलान कर रही थी। यह ऐलान मेरे लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। कोई मेरे अंदर से कह रहा था तो कुछ होने वाला है। वो माजी जिसे मैं दफना चुका हूँ, जिसे मैं उसकी तमाम हंगामा आराइयों और कुंचकानियों समेत दफन कर चुका हूँ, तमाम हसरतों, तलखियों, मुसरतों, शादमानियों, कामरानियों और शिकस्तों समेत गाड़ चुका हूँ, फिर जिंदा होने वाला है। वो तमाम रोजो शब, वो तमाम शहरोबंद, तमाम बस्तियां और तमाम लोग, तमाम हादसे और तमाम बार के फिर अदम से वजूद में आने वाले हैं। वो सब कुछ होने वाला है जो होता रहा है। कोई नादीदा हाथ फिर मेरी रगजा में हालात के तीर परोने वाला है। कोई ना मेहरबान साथ फिर मुझे सदियों के गर्दाब में फेंकने वाली है। जब ऐसे ख्यालात ज़हन पर योरश करते तो मैं कांप उठता। मेरी आंखों में 3 बरस का मंजर घूम जाता जब मेरी बहन मेरी जिंदगी का हासिल चुफ्ता आखिरी बार मुझे सेशन कोर्ट में मिली थी। उस रोज मुझे कोर्ट लखपत जेल से एक पेशी के सिलसिले में लाया गया था। मैंने जेल के एक मुकद्दम को घोंसा मारकर उसके 2 दांत तोड़ दिए थे। मुकद्दम तवील कैद काटने वाला कैदी होता है। उसे एक वर्दी दी जाती है और कुछ मराहत हासिल होती हैं। उस मुकद्दम ने एक नौ उम्र कैदी पर अरसाए हयात तंग कर रखा था। मुशक्कत के दौरान उसे बुरी तरह मारता था और रिश्वत तलब करता था। तही दस्त कैदी को लवाइकिन से जो कुछ मिलता मुकद्दम को दे देता, फिर भी उसकी जान नहीं छूटती थी। एक रोज मैंने उस मुकद्दम को कैदी से नहायत गंदी जुबान इस्तेमाल करते सुना। मेरे सबर का पैमाना छलक गया। मैंने उसे गिरबान से पकड़ा तो बात पड़ गई। मेरे एक जोरदार मुक्के ने उसके 2 दांत तोड़ दिए। मुकद्दम के एक कद आवर साथी ने मुझे अकब से दबोचना चाहा तो मैंने घूमकर उसकी गर्दन पकड़ ली। पहरेदारों ने मुझे चारों तरफ से दबोच लिया। मुझ पर मार पिटाई का केस बना और अदालती कार्रवाई के बाद मेरी कैद में 1 साल का इजाफा कर दिया गया। यानी 1 बरस काटने के बावजूद मेरी कैद 12 बरस ही रही। उस रोज अदालत में शुफ्ता ने साहब बुर्का की निकाब उठाकर बड़ी हसरत से मेरे चेहरा देखा था और कहा था, आपको क्या मालूम ये साल कैसे कटा था? उसकी आंखों में आंसू थे। शुफ्ता का वो फिक्रा मेरे दिल में तराजू हो गया था। बाज फिक्रे ऐसे ही काया पलट और बाज सातें ऐसे ही इनकलाब अफरी होती हैं। मैं शुफ्ता के उन लफ्जों में भरी हुई मायूसी और दिल गिरफ्तियों को कभी नहीं भूल सकता। मैं सरतापा पसीने में नहा गया। वहीं खड़े खड़े मैंने अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला किया कि अब मैं पहले वाला शाहजहां नहीं रहूंगा। मैं वो शाहजहां बनूंगा जिसके शुफ्ता ने ख्वाब देखे हैं, जिसकी चाहत में वो एक मुद्दत से कांटों पर लौट रही थी, जिसे सजाए मौत से बचाने के लिए उसने अपनी अनगिनत रातें मुसल्ले पर बैठकर काट दी। मैंने फैसला किया कि शुफ्ता की तवक्कुआत पर पूरा उतरूंगा। ये कैदो बंद मैंने उसी के लिए तो कबूल की थी, वरना कौन माई का लाल था जो मुझे इन सलाखों के पीछे पहुंचाता? किसको इतनी तौफीक थी? जो काम बड़े बड़े शाहजोर न कर सके उस नाजुक लड़की ने किया था। अब उसी शुफ्ता की रोती हुई आंखें मुझे मजबूर कर रही थी कि मैं कैद की जब 12 साल सर झुकाकर और अंगारा दिल बुझाकर काट दूं, अपने मुंह जोर जज्बों को अपने अंदर दफन कर दूं और कोई ऐसा काम न करूं जिसके बाद मेरी शुफ्ता को कैलेंडर की तरफ देखकर अश्क बार होना पड़े। उस रोज मैंने शुफ्ता से कह दिया था कि अब वो भी मुझसे मिलने ना आए
और मेरे बच्चे कुचे खैर ख्वाहों को भी बता दे कि वो मुझसे मुलाकात की जहमत न करे। अब मैं अपने प्यारों को अपनी शक्ल उसी वक्त दिखाऊंगा जब 12 साल बामुशक्कत की ये भारी गठड़ी मेरे सर से उतर चुकी होगी। उस रोज मैंने खुद से यह अहद किया था, उस पर अब तक हर्फ हर्फ अमल किया था। मैंने खुद को मुकम्मल तौर पर बदल लिया था। जेल के खुद सर, हद छठ और उखड़ मकीनों के दरमियान रहकर ऐसा करना कोई आसान काम नहीं था, मगर मैंने किया था। मेरी ख्वाहिश थी कि जब मैं जेल से निकलूं तो अंदर बाहर से मेरी मुकम्मल सफाई हो चुकी हो। लेकिन अब अपनी समात में ये पुरस्कार सताएं क्या ऐलान कर रही थी। मुझे अपनी लाहद माजी की मिट्टी में जंबश क्यों महसूस हो रही थी। ये क़यामत से पहले कौन जिंदा होने वाला था। यकायक मुझे अपने ख्यालों से चौंकना पड़ा। न जो मोटी साटन की सुर्ख फूलदार कमीज और सफेद शलवार पहने खूबसूरत चाल चलती हुई अंदर आ गई। उसका जिस्म हर हरकत के साथ शायरी करता महसूस होता था। उस शायरी से सरफे नजर करते हुए मैंने निगाहें उसके हाथों पर जमा दी। उनमें ट्रे थी और ट्रे में दोपहर का खाना, मुर्गे मुसल्लम की उठी हुई टांग दूर ही से नजर आ रही थी, गरम गरम तंदूरी रोटियां, सलाद के हरे हरे पत्ते, टमाटर की सुर्खी और प्याज के छल्ले। ज्यादा दिलफरेब नजारा स्वीट डिश का था। आज वो जालिम फिरनी लिए आ रही थी, और फिरनी भी वो जिस पर पिस्ता जमा था। मैंने राल घटक कर गाँव तकिए का सहारा लिया। वो करीब चली आई। सबसे दिलफरेब नजारा वो होता था जब वो झुककर ट्रे मेरे सामने रेशमी लिहाफ पर रखती थी। मेरी नजर दस्तरखान से उठती थी तो गिरबान में जा उलेती थी और फिर दाएं बाएं खुजली होने लगती थी। ऐसे में एक आध गरम गरम फिक्रा भी हो जाता था। लेकिन आज तो नजर का रास्ता मसदूद था। उसने सुर्ख दुपट्टा बड़ी दूर अंदेशी से ओढ़ रखा था। तब मेरी निगाह उसके चेहरे पर गई और अंदाजा हुआ कि कुकर बढ़े। वो संजीदा नजर आ रही थी। वैसे भी वो उस वक्त कोई 8 पैर भात दिखाई दी थी। नाश्ता और रात का खाना नर्स शीला ने मुझे पहुंचाया था। क्या बात है सोने हो, मैंने बड़ी लगावट से कहा। मैंने ये रवैया मंसूबाबंदी के तहत अपना रखा था। उसकी पलकें थरथराई और खाना रखकर जल्दी से सीधी होगी। किसी से कोई मारा मारी हो गई, मैंने पूछा। वो फिर भी खामोश रही। मैंने लपक कर उसका हाथ थाम लिया। क्या बात है, मैंने जरा बुलंद आवाज में पूछा। वैसी हिरनी की तरह दाएं बाएं देखने लगी, फिर बोली, छोड़े साहब जी, कोई देख लेगा। तो फिर बताओ क्या बात है। अच्छा जी, मैं रात को आऊंगी जब बाजिश कीला सो जाएगी। उसका इशारा नर्स की तरफ था। उसकी घबराहट देखकर मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। वो जल्दी जल्दी कमरे की चीजें दुरुस्त करने के बाद बाहर चली गई। मालूम नहीं क्या बात थी, जो वो फुलझड़ी बुझी हुई दिया सलाई नजर आ रही थी। रात का खाना देते हुए बिल्कुल खामोश रही। रात 9 बजे की बाद मैं देर तक इंतजार करता रहा, मगर उसने वादा पूरा नहीं किया। अगले रोज भी सारा दिन ये जुदाई बरकरार रही। शाम को मैंने नर्स शकीला से पूछा तो उसने कहा कि उसे नजला जुकाम हो गया था, अभी आई है। मैंने कहा, जरा भेजो तो, ये तकिए का गिलाफ इतना मैला हो रहा है, इसे ही बदल डाले। नर्स ने कहा, अच्छा, और बाहर निकल गई। कोई 10 मिनट बाद वो शोलाए बदन, ऊंचाए देहन, स्यापेदार चाल चलती अंदर आ गई। जी साहब जी, नेक बीबी जरा पास आ, इतनी दूर खड़ी है, मैं खा जाऊंगा। उसने होंठों को अजीब अंदाज में जब्बजती और करीब आ गई। मैंने कहा, मेरे मखनों, कुछ तो बताओ, ये मामला क्या है, क्यों बूथा सुझाया हुआ है। बस जी, बूथा ही ऐसा है, मामला क्या है बताएगी नहीं। वो खामोश खड़ी रही। अचानक कुदरत ने मेरी मदद की। बत्ती चली गई। गुप्त अंधेरा छा गया था। मैंने झपट कर उसे पकड़ा और सामने रजाई पर गिरा लिया। हाय, मैं मर गई। वो तड़पी और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। मैंने दोनों बाजुओं से उसे जकड़ लिया। उसके दिलकश कुदाल जिस्म का सहारा बोझ मेरी टांगों पर था। हाँ ब्लैक ब्यूटी, बताएगी नहीं क्या बात है। खुदा के लिए छोड़ दें, बाजी शकीला आ जाएगी। इतने में सचमुच नर्स की आवाज आई। न जो देखो जरा, टेबल के नीचे लालटेन रखी होगी, वो जला दो। न जो फंसी फंसी आवाज में बोले, अच्छा बाजी, मैं ढूंढ रही हूँ, अभी जलाती हूँ। आवाज दबाकर वो फिर मुझसे फरियाद करने लगी कि मैं उसे छोड़ दूं, कोई देख लेगा। मैंने कहा, एक ही शर्त है, मुझे बताओ कि चुप चाह का रोजा क्यों रखा हुआ है। वो कुछ देर खामोश रही। फिर अचानक उसने हाथ पांव ढीले छोड़ दिए। मुझे अंदाजा हुआ कि वो एकदम बेहद संजीदा हो गई है। मैंने भी उसके जिस्म से अपनी गिरफ्त खत्म कर दी। वो आहिस्तगी से सीधी होकर बैठ गई। मुझे उसके तासुरात नजर नहीं आ रहे थे, मगर लगता था वो मुझ पर कोई अहम इंकशाफ करने वाली है। हाँ कहो, क्या बात है। उसकी सहमी सहमी अजीब सी आवाज आई, साहब जी, आप यहाँ से चले जाएं, आपकी जिंदगी को खतरा है। मेरा जिस्म सनसना उठा था। कैसा खतरा, कौन है दुश्मन मेरा। उसने अपनी सर्द उंगलियां मेरे होंठों पर रख दी। आहिस्ता बोले जी, ये दीवारें बड़ी चुगलखोर हैं। आप इस सड़न जोगी हवेली को नहीं जानते, ना ही मैं आपको कुछ बता सकती हूँ। बस आपको जान प्यारी है तो। उसका गला रुंध गया था। वो जल्दी से उठकर चाहने लगी तो फिर मैंने उसका हाथ थाम लिया। इतने में नर्स शकीला की आवाज आई, नजो लालटेन नहीं मिली। नहीं जी, नजो ने घबराहट में कहा। अच्छा रहने दे, कोई मोमबत्ती ढूंढ ले, जनरेटर खराब हो गया है, 2 घंटे से पहले नहीं आएगी बत्ती। मैं जरा डॉक्टर रहमान की तरफ जा रही हूँ। मैंने सुख का सांस लिया। नर्स के बाद अब नज्जो के पास उठ भागने का कोई बहाना नहीं था। मैंने उसे घेर कर अपने पास बिठा लिया और उस खतरे की नोयत छानने की कोशिश करने लगा जैसे वो मुझे आगाह कर रही थी। एक तवील कोशिश साबित हुई। आखिर मैं नज्जो के पत्थर दिल को मोम करने में कामयाब हो गया।
वो गहरी तारीकी में पलंग के बाजू पर बैठी थी। उसने खोए खोए अफसुर्दा लहजे में कहा, साहब जी मुझे बताएं, कोई गबरू कितना भी जोर आवर हो, कितना भी बड़े दिल का हो, होता तो बंदा ही है ना। उसे शिकारी घोड़ों के आगे जंगली सुअर की तरह भगाया जाए तो वो कहां तक भाग सकता है, कहां तक छुप सकता है। मैंने पूछा, किसने भगाया था उसे, किसने भगाया था? वो बोली, मेरे माँ जाए को, मेरे भाई वलायत अली को जागीरदारों ने भगाया था, और वो पहला बंदा थोड़ा ही था और ना ही वो आखिरी था। यहाँ तो पता नहीं कब से ऐसा हो रहा है और होता रहेगा। क्या किया था तेरे भाई ने? मुझ पर हैरानी गालिब आती जा रही थी। कुछ करना जरूरी तो नहीं होता ना। मेरे वीर ने भी कुछ नहीं किया था। उसने मेले में कबड्डी खेलते हुए जागीरदार के भतीजे से खुद को छुड़ा लिया था। साहब जी, इसमें वलायत का क्या कसूर था? उसने तो बेदार वक्त को कबड्डी खेलने पर मजबूर नहीं किया था। वो तो खेड़ थी और खेड़ में सब कुछ होता है। उस दिन से बेदार वक्त ने मेरे वीर को अपना दुश्मन समझ लिया। आखिर एक दिन उस पर इल्जाम लग गया कि उसने मास्टर रसीद की कुड़ी को खेतों में खराब किया। जागीरदारों ने उसे पकड़ लिया। उसे बेले की सजा हुई। बेले की सजा का आपको नहीं पता साहब जी? नजो सिसक उठी। 10-12 सेकंड चुप रहकर बोली, जागीरदारों ने जिसे पानी पिला पिला कर मारना होता है उसे बेले की सजा देते हैं। उस बदनसीब को बेले के घने दरख्तों में छोड़ दिया जाता है और जागीरदार अपने बंदों के साथ घोड़ों पर सवार होकर उसका पीछा करते हैं। शाम से पहले पहले अगर वो उसे मार लें तो ठीक है, नहीं तो समझा जाता है कि अल्लाह ताला ने उसे माफ कर दिया। मैं बेपनाह हैरत से ये रोदाद सुन रहा था। तो क्या तेरा भाई? जी साहब जी, वो मारा गया। उसे मरना ही था। हमें पता है अल्लाह भी उनको माफ करता है जिन्हें जागीरदार माफ कर देते हैं। ये तो सिर्फ एक चाल है लोगों को धोखा देने की। जागीरदारों की मर्जी के बगैर उस बेले से कोई नहीं बच सकता। अगर कोई बच सकता तो मेरा वीर जरूर बचता। वो शेर था साहब जी। 2 हाथ चौड़ी छाती थी उसकी, उच्चा लम्बा बदामी आंखों वाला, बड़ा छोड़ा था वो। कबड्डी खेलता था तो नजर ही नहीं टिकती थी उस पर। 18 साल का था। 19वां अभी चढ़ा नहीं था। एक बार फिर नच्चू की आवाज रुंध गई और वो उस जवान मुर्ग की याद में आंसू बहाने लगी। मैंने कहा, क्या यहाँ के लोग इस बात पर एहतजाज नहीं करते? एहतजाज ये क्या होता है साहब जी? नज्जू ने मेरे सवाल का बड़ा मुफसिल सा जवाब दिया। मैं खट कर रह गया। एहतजाज क्या होता है? दुनिया के अक्सर मजलूमों को मालूम ही नहीं होता कि एहतजाज क्या होता है। अचानक मुझ पर एक सनसनीखेज इंकशाफ हुआ। मैंने पूछा, नज्जो तू इन बातों से मुझे क्या बताना चाहती है? नज्जो अंधेरे में अजीब अंदाज से मेरी जानब देखती रही। फिर उसके होंठों से इल्तिजा भरी सदा निकली, साहब जी तुम यहाँ से चले जाओ। उसके अल्फाज बहुत कुछ समझा रहे थे। मैंने दिल की धड़कनों पर काबू पाते हुए कहा, नज्जो कहीं तेरा मतलब ये नहीं कि मुझे भी इन हालात से वास्ता पड़ने वाला है? यकायक उसने मेरा बाजू थाम लिया और सर टिकाकर सिसकने लगी। अचानक बत्ती आ गई। कमरे की आधी रात चमकती दोपहर में बदल गई। करंट जैसे बल्ब के साथ ही मेरे जिस्म में भी आ गया था। नज्जो बुदक कर मुझसे जुदा हुई और लालटेन को अलमारी में रखती हुई दूसरे कमरे में गायब हो गई। नज्जो ने जो कुछ बताया था वो नामुकम्मल होने के बावजूद मुकम्मल था। कुछ कड़ियां गुमशुदा जरूर थी, मगर उससे सूरत हाल की एक धुंधली सी तस्वीर मेरी आंखों के सामने बन गई थी। अब उस बात में शुबे की गुंजाइश नहीं थी कि मैं वाकई अपने दुश्मनों में हूँ। मेरी जो देखभाल और खातिरदारियां हो रही हैं वो वक्ती हैं और अनकरीब मुझे किसी सख्त इम्तिहान में डाला जाने वाला है। नज्जो ने बेले की बात की थी और कहा था कि जागीरदार अपने मातूब को गन्ने के दरख्तों में छोड़कर उसके पीछे घोड़े लगाते थे। ये बात मेरे हल्क से कुछ नीचे नहीं उतरती थी। शायद वो कोई सुनी सुनाई बात कर रही थी। यह भी मुमकिन था कि एक आध बार कोई ऐसा वाकया रूनमा हुआ हो जिसे बढ़ा चढ़ाकर दास्तान बना लिया गया हो। बहरहाल ये बात तय थी कि मैं अच्छे लोगों में नहीं हूँ और मुझे मुस्तकबिल में इनसे अच्छाई की तवक्को भी नहीं करनी चाहिए। गालिबन में इनके लिए बहुत ज्यादा अहम भी नहीं था, वरना इतने दिनों में कोई तो मेरी खबर लेता। मुझे सिर्फ 2 औरतों और 2 मर्दों पर छोड़ दिया गया था। सोचते सोचते मेरी निगाह खिड़की के बाहर चली गई। मैं देखकर हैरान हुआ कि आज पहली बार गेट पर दराज कद पहरेदार नजर नहीं आ रहा था। मैंने सोचा शायद कहीं पेशाब वगैरह करने गया होगा, लेकिन आध घंटा गुजरने के बावजूद वो दिखाई न दिया तो मुझे अंदाजा हुआ कि वो आसपास मौजूद नहीं। मेरे ज़हन में ख्याल बिजली की तरह कूदा, क्यों ना इस सुनहरी मौका से फायदा उठाने की कोशिश की जाए। मेरा तजुर्बा है कि बाज़ औक़ात तवील मनसूबाबंदी की बजाय आनन फानन अमल कर गुजरने से गैर मुतवक्का कामयाबी हासिल होती है। अभी कोई 1 घंटा पहले मुझे नज्जो यहाँ से फरार होने की तरगीब दे रही थी। फिलहाल मैं उन लोगों की नजर में जख्मी था और वो मेरी तरफ से ज्यादा खतरा महसूस नहीं करते थे। एन मुमकिन था आगे चलकर मेरी निगरानी के इंतजामात मजीद सख्त हो जाते। मैं 2 रोज से चुपके चुपके कमरे में चल फिर कर देख रहा था और मुझे काफी अफाका महसूस हो रहा था। कम से कम 1-2 आदमियों से तो निपट सकता था। आनन फानन में एक अहम फैसले पर पहुंच गया। मैंने बिस्तर छोड़कर चप्पल पहनी। फल काटने वाली एक दंदानी दार छुरी चपाई पर छुपा रखी थी। मैंने रुमाल में लपेट कर कमीज के नीचे छुपा ली। अब मेरे पेट की पट्टी उतर चुकी थी। फिर गर्दन पर रुई का एक पंसा सा टेपों से चिपका हुआ था। कमरे की बत्ती बुझाकर मैंने अंदर ही अंदर 2-3 चक्कर लगाए और टांगों को चालू किया। फिर कंबल ओढ़ा और अल्लाह का नाम लेकर बाइस्त की दरवाजा खोल दिया।
दरवाजा खुलते ही मेरी निगाह एक छोटे से कमरे पर पड़ी। यहाँ सुरंजे, दवाइयां, तौलिए वगैरह रखे थे। एक पलंग भी पड़ा था। मैं समझ गया कि ये नर्स का कमरा है। नर्स डॉक्टर रहमान की तरफ गई हुई थी। यह भी अच्छा हुआ था मैं कमरा पार करके एक जालीदार दरवाजे तक आया और उसे बेआवाज खोलकर बाहर आ गया। कालबन 15-20 रोज बाद मैं खुली फिजा में पहुंचा था। हवा में बेहद खनकी थी। तारों से ढका हुआ आसमान बता रहा था कि ये एक कॉलेज देहाती इलाका है। मैं चप्पल की आवाज दबाता एक दीवार के साए साए लकड़ी के फाटक की तरफ बढ़ा। फाटक के करीब पहुंचकर मैंने अंदाज बदला और बड़े आम तरीके से तेज तेज चलता हुआ बाहर आ गया। कंबल मैंने सर के ऊपर से ओढ़ रखा था और वादियों नजर में मुझे पहचानना मुमकिन नहीं था। नजो के बयान के अन मुताबिक मुझे कोई 100 गज के फासले पर हवेली की अंदरूनी इमारत नजर आई। ट्यूब लाइटों की रोशनी में उसका एक हिस्सा साफ दिखाई दे रहा था। यह हवेली जदीद कदीम का इंतजाज थी। उसके वसत का अंदाजा कम से कम यहाँ से करना मुमकिन नहीं था। पेशानी पर वही मारूफ अल्फाज लिखे थे, हासा मिन फजल रब्बी। काश कोई इन अल्फाज का मतलब भी समझ सकता। मेरे कदमों के नीचे एक कच्चा रास्ता था जिस पर ईंटों की सुर्ख कैरी बिछी हुई थी। रास्ते के किनारे फूलदार पौधों की क्यारियां थीं। बाएं जानब कोई 50 गज की दूरी पर एक बहुत बड़ा आहिनी गेट नजर आ रहा था। गालबन ये वही हवेली का बैरूनी गेट था। उस गेट की जानिब जाना हमाकत थी। ताम मुझे गेट की मौजूदगी से अंदाजा हुआ था कि हवेली की बैरूनी दीवार किस तरफ और कितने फासले पर होगी। मैंने रुख फेरा और दरख्तों के साए साए जुनूबी समत बढ़ने लगा। जल्द ही दीवार के आसार नजर आए। दीवार ज्यादा बुलंद नहीं थी, यही कोई 8 फुट ऊंची होगी। कोई आदमी भी नजर नहीं आ रहा था। मुझे यकीन नहीं आया कि मैं यूं बेआसानी यहां से फरार हो सकता हूं। बहरहाल आगे तो बढ़ना ही था। चंद गज और नजदीक हुआ तो हौसलों पर ओस सिपट गई। दीवार के ऊपर खारदार तारों की 2 फुट चौड़ी बाड़ नजर आ रही थी। ऐन मुमकिन था कि उसमें करंट भी हो। अभी मैं उस सूरत हाल पर गौर ही कर रहा था कि नजदीक से कोई चीज उछलकर तीर की तरह मेरी तरफ आई। बच निकलने का मौका नहीं था। मेरे सीने पर जोरदार धक्का लगा और मैं लुढ़कता हुआ एक दरख्त से जा टकराया। पहला ख्याल मेरे ज़हन में यही आया कि किसी खूनखार कुत्ते ने मुझ पर छलांग लगाई है, लेकिन यह सोच देर पास साबित नहीं हुई। जो शय मेरी गर्दन से लिपट गई थी वो कुत्ते से कहीं सख्त जान और जोर आवर थी। उसकी गिरफ्त में मेरी जख्मी गर्दन फंस कर रह गई थी। फिर वो जो आवाज आफत के हल्क से बरामद हुई थी वो किसी कुत्ते की नहीं थी। अजीब डरावनी आवाज थी, जैसे कई बच्चे मिलकर चिल्ला रही हूं। और तब मुझ पर इंकशाफ हुआ कि मैं पीली आंखों वाले किसी वहशी बोने की सद में हूं। वो नामुराद बावले बंदर की तरह मेरी कंधों पर सवार होकर गर्दन को अपने संटोल टांगों में जकड़ चुका था और अब मेरे बाल खींच खींच कर केहा आवाज में चीख रहा था। अभी मैं उस धक्के से संभल भी ना पाया था कि उस पैर तस्मा पाका एक और भाई बंदर अंधेरे में से बरामद हुआ और मेरी टांग से लिपट गया। उसके तेज नुकीले दांत कचाकच मेरी रान में उतर गए। बड़ी कुव्वत थी कम वक्त के जबड़ों में। तकलीफ की शिद्दत ने मेरे बदन में चिंगारियां भर दी। मैं पुश्त के बल जमीन पर गिरा और दूसरी टांग पूरी कुव्वत से बोने के पेट में रसीद की। वो गेंद की तरह उछलकर कई फुट दूर जा गिरा। मेरे कंधों वाला बोना भी कमर पकड़कर बुरी तरह तड़प रहा था। जैसा कि बाद अज़ां पता चला, मेरे गिरने से उसकी पुश्त सड़क के किनारे से टकराई थी। यह किनारा नोकदार ईंटों से बना हुआ था। नतीजे में बोने की रीढ़ की हड्डी कड़क हो गई थी। मेरे संभलते संभलते टांग पर हमलावर होने वाला बोना मुझ पर आ चढ़ा था। मैंने एक झटके से उसे बाजुओं पर उठा लिया। इरादा यही था कि साले को नोकदार ईंटों पर दे मारूं, लेकिन उसी वक्त वो भागते हुए आदमी नजर आए। उनमें से अगले के हाथ में रिवॉल्वर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने इरादा बदलकर बोने को उस पर खींच मारा। रिवॉल्वर वाले की करह बोने की क्रिया चीख में दब कर रह गई। मैं पैंतरा बदलकर दूसरे शख्स को दबोचना चाहता था कि अचानक अकब से कोई 4 अदद अफराद ने मुझे चाप लिया। माँ बहन की गंदी गालियां मेरे कानों में गूंजी और रिवॉल्वर की ठंडी बर्फ नाल गर्दन से आ लगी। एक शख्स ने हाथ बढ़ाकर मेरे नेफे से फल काटने वाली छुरी खींच ली। मैंने जैसे खुद से पूछा, हाँ भाई शाहजहां, कुछ और चलेगा या बस? गर्दन की ठेसों और पेट की ट्राव ने शाहजहां की तर्जुमानी करते हुए बैक जुबान कोर्स गाया, बादशाहो जान देओ। मैंने हाथ पांव ढीले छोड़ दिए थे। मुझे दोबारा कमरे में पहुंचा दिया गया था। अगले रोज कोई 10 बजे आगा कादिर जमान की सूरत नजर आई। उस वक्त डॉक्टर रहमान मेरी नई और पुरानी टूट फूट की मुरम्मत करने के बाद गया ही था। मैं मुसहरे पर नीम दराज अपने पेट को सहला रहा था जब अस्सलाम वालेकुम की आवाज कानों में गूंजी। मैंने आंखें खोली। जबान साहब अपने वर्दी पोश बोने बॉडीगार्ड के साथ रूबरू थे। हस्बे साहब एक बड़े इत्मीनान से कुर्सी पर बैठ गए। कहो जवान, क्या हाल है? उन्होंने मुलायम लहजे में पूछा। रात वाले वाकये का कोई असर उनके चेहरे पर नजर नहीं आता था। ठीक हूँ जनाब, मैंने उठकर बैठते हुए कहा। सिगार का कोना तोड़कर उन्होंने अपने सुर्ख सफेद होंठों में लगाया। एक बोने ने जल्दी से आगे बढ़कर अमेरिकन लाइटर से आग दिखाई। वो धुआं छोड़कर मुस्कुराए। जन्मा कन्वेंशन के कवायद से फायदा उठा रहे हो?
मैं कुछ समझा नहीं जनाब। वो सवाल नजरअंदाज करके बोले, लेकिन याद रहे जेनेवा कन्वेंशन ने फरार का हक सिर्फ जंगी कैदियों को दिया है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तो आपकी नजर में कैदी हूँ, इस बात का पता मुझे अभी चल रहा है। बहुत खूब, तुम कैदी भी नहीं थे और फरार होने की कोशिश भी कर रहे थे। मैं तो सिर्फ चहलकदमी के लिए निकला था। उन्होंने एक लंबी आवाज निकाली। लगता है तुम्हें चहलकदमी की आदत है। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें थोड़ी सी चहलकदमी करवाता हूँ। बसंत शौक, मैंने बिस्तर से उतरते हुए कहा। जमान साहब भी अपनी जगह से खड़े हो गए। मैं उनके पीछे दरवाजे की तरफ बढ़ा तो दोनों बॉडीगार्ड्स बड़ी होशियारी से मेरे हक में चलने लगे। कमरे से निकलकर एक तवील राहदारी में दाखिल हुए। फर्श बिल्कुल साफ था और दोनों तरफ प्लाईवुड के मुनक्किश दरवाजे थे। चलते चलते जमान साहब बोले, तुमने रात मुझे मेरे कीमती मुहाफिज से महरूम कर दिया। बेचारा हमेशा के लिए नकारा हो गया। मैं समझ गया कि ये उसी बोने की बात हो रही है, रात जिसकी कमर पर चोट लगी थी। जमान साहब ने कहा, ये बोने मैंने कीनिया से मंगवाए थे। 3-4 बोनियां भी हैं, बच्चे दे रही हैं। 10-12 साल में अच्छा खासा दस्ता बन जाएगा। वैसे सारे बच्चे बोने नहीं होते, कोई कोई होता है। बोनों की बात वो यूं कर रहे थे जैसे किसी पालतू चीज की बात की जाती है। राहदारी में चलते हुए जमान साहब एक दरवाजे के सामने रुके तो ठिंगने मुहाफिज ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। हम अंदर दाखिल हुए। एक कालीन पोश सीना तय करके मैंने खुद को एक गैलरी नुमा कमरे में पाया। उस कमरे की आराइश से जागीरों की इमारत का बरमला इजहार होता था। सामने दीवार पर एक सुर्ख पर्दा नजर आ रहा था। पर्दे की बिल्कुल सामने की तार पे कोई 4 अदद कुर्सियां रखी थी। दाएं जानब एक खूबसूरत अलमारी थी, उसमें दरआमद शराब की बोतलों की पूरी दुकान सजी हुई थी। अलमारी के नीचे एक खाने में कुछ हेडफोन्स वगैरह पड़े थे। एक बात की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, कुर्सियां सुर्ख पर्दे के बिल्कुल करीब रखी थी। अगर पर्दे के पीछे कोई स्क्रीन वगैरह थी तो कुर्सियों को इतना करीब रखने की क्या जरूरत थी। बहरहाल ये मुअम्मा थोड़ी देर बाद हल हो गया। मैं और जमान साहब कुर्सियों पर बैठ गए तो ठिंगने मुहाफिज हमारे हक में चुकस हो गए। जमान साहब ने अपने मखसूस मुलायम लहजे में कहा, तुम फने हर्ब के जादूगर हो। तुम्हें तुम्हारे पीछे जो डंडे पीर खड़े हैं ये हर जादू का तोड़ जानते हैं। मेरी बात समझ रहे हो ना? जितनी देर में पलक झपकती है इतनी देर में इनके रिवॉल्वर होल्स्टर से हाथों में आ जाते हैं और इनका निशाना कभी खता नहीं जाता। मेरे अंदर से कोई पुकार पुकार कर कह रहा था, शाहजहां तुम किसी दलदल में फंसे जा रहे हो। यह आगा जमान कोई मामूली शख्स नहीं, कोई बहुत कुत्ती शह है। और ये हकीकत थी। मुझे कादर जमान में कोई मुनफरिद रंग नजर आता था। मैंने अपने 4 साल दौरे आफत गरी में बड़े सुरमा देखे थे, लेकिन उस शख्स की मुस्कुराहट में जो दरिंदगी छलकती थी उसका नया ही ढंग था। मुझ जैसा शख्स भी उससे बात करते हुए एक सनसनाहट सी जिस्म में महसूस करता था। आपने कभी किसी शख्स का बुखार में तपता हुआ चेहरा देखा है? बस ऐसी कैफियत हर वक्त कादर जबान के चेहरे पर तारी रहती। आंखों में हल्की हल्की नमी और होंठों पर जहरखन। उसकी बातों से अंदाजा होता था कि वो मेरे बारे में बहुत कुछ जानता है और ये अमर उसे मेरे लिए और भी खतरनाक बनाता था। उसके इशारे पर एक ठिंगने मुहाफिज ने बड़ी फुर्ती से मेरी कमर एक पेटी में कस दी। ये पेटी उसने जहाज की निशिस्त की तरह कुर्सी के पहलू से निकाली थी। कमरे की बत्ती बुझा दी गई। दूसरे मुहाफिज ने सुर्ख पर्दे की टोरी खींची और अपनी आंखों से कोई 2 फुट के फासले पर मुझे एक शीशा नजर आया। 4x8 का यह हल्का रंगदार शीशा एक कमरे का मंजर नजरों के सामने ले आया। यह दरमियाने साइज का चौकोर कमरा पहली मंजिल पर वाक़ था और गैलरी से उसका सामने का हिस्सा साफ नजर आता था। फिर कमरे में चंद बल्ब मजीद चले। वहां की रोशनी में इजाफा हो गया। कमरे में 2 मेजों पर कोई अशिया पड़ी थी जिनके बारे में कोई ठोस तजुर्बा न कर सका। हमारे सामने वाले शीशे जैसा एक और शीशा रोशन कमरे की दूसरी जानब भी नजर आ रहा था। शायद वहां भी कोई गैलरी थी जिसमें बैठकर कमरे का मंजर देखा जा सकता था। अचानक हमारे नीचे कमरे का दरवाजा खुला और एक बूढ़ी औरत लुढ़कती हुई अंदर गिरी। खुदा की पनाह, मैं सरतापा काम कर रह गया था। ये 50 साल औरत कपड़ों की कैद से आजाद थी और बुरी तरह चीखो पुकार कर रही थी। उसके हाथ में अभी तक की एक कमीज थी जिसे खूंखार शक्ल वाले 4 बोने उसे छीनने की कोशिश कर रहे थे। फिर मेरे देखते ही देखते वो सीधा कमीज फट गई और बूढ़ी औरत फर्श पर गठड़ी होकर अपना आप छुपाने की कोशिश करने लगी। वो आहो बका कर रही थी, लेकिन उसकी मामूली सी आवाज भी हमारे कानों तक पहुंच नहीं रही थी। गालबन वो हमें देख भी नहीं सकती थी। 4 बोनों के पीछे 4 बोने मजीद दाखिल हुए। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और बूढ़ी औरत से वहशियाना छेड़छाड़ करने लगे। मैंने आंखें भींच ली। मेरा दिल चाह रहा था कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं या ये छत पूरे वजन के साथ हम पर आन गिरे। खुदा की पनाह, क्या सफाकी थी, कैसी हैवानियत थी। एक ऐसी औरत ने जागीरदार कादर जमान को जन्म दिया था और शायद अब भी उसकी मां थी। क्या ये लोग होशो हवास से बिल्कुल बेगाने हो चुके हैं? अंदरूनी दर्दो करब से मेरा वजूद तड़क कर हजारहा टुकड़ों में तकसीम हो गया। मैंने घूम कर देखा, दोनों बोने रिवाल्वरों पर हाथ रख के पत्थरों की तरह साख्त खड़े थे, जैसे वो किसी को भी नहीं देख रहे थे और हर जगह देख भी रहे थे। मेरी बदकिस्मत आंखों ने देखा कि कमरे के अंदर बोनों ने बुढ़िया को अब चारों तरफ से घेर रखा था।
उनके हाथों में बारीक आयनी सुए थे, सिगरेट थे, डिस्पोजेबल सिरिंजें थी, जंबूर थे, एक ठिंगने के हाथों में पीतल के पंजे थे। वो इन चीजों से बुढ़िया को बेपनाह तकलीफ पहुंचा रहे थे। बेचारी का जुर्रियों भरा जिस्म लहू लहू था। वो फर्श पर तड़प रही थी, उठ रही थी, गिर रही थी, हाथ जोड़ रही थी, पांव पड़ रही थी, मगर वो अबलीस सादे उसके गिर्द नाच रहे थे, हवा में कलाबाजियां गा रहे थे, चीख चीख कर, हंस कर बेहाल हो रहे थे। यूं लगता था वो बुढ़िया बेचारी अफ्रीका के किसी जंगल में किसी आदमखोर कबीले के हत्थे चढ़ गई हो और वो उसे देग में उबालने से पहले मौत का रक्स कर रहे हैं। मैंने कुन नखियों से जागीरदार का चेहरा देखा। उसकी आंखों में बड़ी शैतानी मुसर्रत थी, होंठ एक आसूदा मुस्कुराहट के जेर असर खिंचे हुए थे। वो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में सिगार की कश लेता हुआ यह मंजर देख रहा था। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में आई कि सब अंदेशे भूल कर इस रजील तरीन इंसान पर जा पड़ूं और उसकी गर्दन तोड़कर इसका किस्सा पाक कर दूं, मगर फिर मैंने खुद को संभाला। मैं मुकम्मल तौर पर तारीकी में था। मुझे कुछ मालूम नहीं था मैं जिस दलदल में हूं ये कितनी गहरी है, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, मैं इसमें कितना धंसा हुआ हूं और क्यों धंसा हुआ हूं, मुझे कुछ मालूम नहीं था। आगा जमान ने बिल्कुल आम से लहजे में कहा, वो दूसरी जानब शीशा देख रहे हो ना, वहां भी ऐसी ही कुर्सियां रखी हैं, जानते हो वहां कौन है? मैंने सवालिया नजरों से उसका चेहरा देखा। वो मुस्कुराया। वहां उस बुढ़िया का बेटा बैठा हुआ है, बहुत लुत्फअंदोज हो रहा होगा। मेरे कान साई साई करने लगे। बुढ़िया का बेटा? हाँ, ये वही पहरेदार है जो रात तुम्हारी ड्यूटी छोड़कर माँ के पास चला गया था और तुम्हें अकेले चहलकदमी का मौका मिल गया था। आगा जमान के लहजे में तंज का समंदर था। अब बात कुछ कुछ मेरी समझ में आ रही थी। जिस पहरेदार की वजह से रात मुझे अपने कमरे से निकलने का चांस मिला था, उसे सताहती चाह रही थी। मैंने पूछा, ये औरत? जागीरदार मुस्कुरा, तुम्हें बताया तो है, माँ है उसकी। बेवकूफ कहता था माँ बीमार है, इसे देखने चला गया था। भला बीमार कोई ऐसे उछल कूद करता है? बड़े धोखेबाज होते हैं ये लोग। जागीरदार की बातें मेरे कानों में पिघला सीसा अंडेल रही थी। ऊपर से उसका नर्म मुलायम लहजा बेहद गहरा शख्स था और इंतहा दर्जे का सपाक भी। मेहमान नवाजी के अंदाज में बोला, अगर अंदर की आवाजें सुनना चाहो तो हेडफोन्स मौजूद हैं। जी नहीं शुक्रिया, मैंने लहजे में अपना नफरत समेट कर कहा। उसके माथे पर बल तक नहीं आया। उसी असना में कमरे के अंदर बदनसीब औरत बेहोश होकर गिर पड़ी। वैसी बोनों का खेल खत्म हो गया। उन्होंने औरत के बाजू पकड़े और उसे चिकने फर्श पर घसीटते हुए बाहर ले गए। आगा जमान ने न्याज सिगार सिगा लिया। उसके अंदाज से पता चलता था कभी किसी और शख्स का तमाशा बनना बाकी है। अचानक बैरूनी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक मुहाफिज ने बाहर से कोई चिट लाकर आगा जमान के हाथ में थमा दी। चिट पढ़ने के बाद आगा जमान ने गहरी सांस ली। बेतकल्फी से बोला, चलो यार जी, ये खेल अधूरा ही रह गया। अभी एक बुढ़िया की बहू की एंट्री भी होना थी। खैर, होता रहेगा ये सब कुछ। आओ हम चलते हैं, एक जरूरी काम पड़ गया है मुझे। मैं हैरत से ये सब कुछ सुन रहा था। आगा जमान के एक बोने ने आगे बढ़कर मेरी बेल्ट खोलती। पहले की तरह आगे पीछे हम कमरे से बाहर निकले। राहदारी के सिरे पर पहुंचकर आगा जमान को बाएं जानब मुड़ना पड़ा। मुड़ने से पहले वो रुक गया और मेरे कंधे पर हाथ रखकर दोस्ताना लहजे में बोला, इस बुढ़िया की जगह तुम्हारी बहन भी हो सकती है, उसका होने वाला शौहर भी हो सकता है और तुम खुद भी हो सकते हो। मेरा ख्याल है तुम काफी समझदार हो, अब चहलकदमी की कोशिश नहीं करोगे। वो बूढ़ा और टुक टुक एड़ी बजाता राहदारी में आगे बढ़ गया। मैं ठिंगने मुहाफिजों के दरमियान साख्त खड़ा था। जमीन जैसे मेरे कदमों के नीचे से निकल चुकी थी और आसमान टूट टूट कर मेरे कासाए सर पर गिर रहा था। आगा जमान के मनहूस मुंह से निकलते हुए जहरनाक अल्फाज काले नाग बनकर मेरे समात में फुनकार रहे थे। उनकी फुनकार सूरा इसराइल फील से कम दहशतनाक नहीं थी। उस बुढ़िया की जगह तुम्हारी बहन भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है। मेरी बहन जिसके चेहरे पर फरिश्तों का तकद्दुस था, जो एक नजर देखने से मैली होती थी, उस बहन को इस नंग इंसानियत ने ऐसी फहश काली थी। मैंने बेपनाह दरिंदगी के साथ रिवाल्वर बरदार बोनों को देखा। एक लम्हे ये बोने मुझे कुछ और भी बोने नजर आए। एक साथ की देर थी कि मैं बलाए नागहानी की तरह उन पर जा पड़ता। अचानक एक आवाज ने मुझे चौंका दिया। यह आवाज बालकोनी से आई थी। एक पहलवान नुमा शख्स जिसने कमीज के नीचे तहमत बांध रखा था, ताकतवर MG राइफल कंधे से लटकाए खड़ा था। शायद उसने मेरे बदले हुए तासरात देखे थे। वो पूरी तरह चौकस नजर आ रहा था। उसीले लहजे में बोला, भाई जी इधर उधर की देख रहे हो, चलो इन्हां चमुड़ियां नाल अपने खुड्डे विच वड़ जाओ, चलो शाबाश। मैंने एक कहरनाक नजर अपने कुर्बोचवार पर डाली और उन चमूनों शहरी बोनों के आगे आगे अपने कमरे में आ गया। मेरे कमरे में पहुंचते ही दरवाजे को मकफिल कर दिया गया। नर्सियां नजो भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। आज वाकई मुझे महसूस हो रहा था कि मैं किसी डरबे में हूं। रात होते होते मुझे शदीद बुखार हो गया था। पता नहीं ये गर्दन के उस जख्म का कसूर था जो कल रात लड़ाई भिड़ाई में ताजा हो गया था, या फिर रंगदार शीशे की ओर से मैंने इंसानियत की जो इज्जत और तकरीम देखी थी उसने खून में आतिश घोल दी थी। मेरा पूरा वजूद फनकने लगा था और टेम्परेचर 105 तक चला गया था। कोई 8 पहर में होशो हवास से तकरीबन बेगाना रहा।
गाहे गाहे मुझे डॉक्टर रहमान, नर्स या नजो की सूरत खुद पर झुकी नजर आती। कभी कभी माथे पर पट्टियों की ठंडक भी महसूस होती। तीसरे रोज सुबह के वक्त मेरे बुखार में कमी आई और मैं गाँव तकिए से टेक लगाकर बैठा। डॉक्टर रहमान ने बताया क्या मेरी हालत काफी बेहतर है। उसने बुखार के लिए जो एंटीबायोटिक्स दी थी उन्होंने जख्म पर भी अच्छा असर डाला था और पस कंट्रोल हो गई थी। बहरहाल उसने मुझे 4-5 रोज मुकम्मल आराम का मशवरा दिया। उसके बाद 1.5 हफ्ता उसी तरह गुजर गया। मेरे चारों तरफ बेखबरी का अंधेरा था और दीवारें थी। हालात जूं के तू थे, सिवाय उसके कि मेरे कमरे के दोनों दरवाजे अब हर वक्त मकफिल रहते थे और जिस वक्त नर्स शकीला या नजो कमरे में होती एक राइफल बरदार खिड़की के करीब टहलता नजर आता। ये वही पहलवान नुमाज शख्स था जिसे मैंने चंद रोज बेशतर बालकनी में देखा था। कादर जमा ने भी उस दिन के बाद सूरत नहीं दिखाई थी। शायद उसने समझ लिया था कि बकौल शायर गोशे में कफस के मुझे आराम बहुत है। वो मेरी जेल से रिहाई का कोई 25वां-26वां दिन था जब एक रोज सुबह सुबह एक हजाम मेरी खिदमत में हाजिर हो गया। देहाती हजामों के बरक्स वो खासा मॉडर्न साबित हुआ। उसकी जुबान कैंची की तरह और कैंची मशीन की तरह चलती थी। करीबन 1.5 घंटे की मेहनत के बाद उसने मेरे सर, दाढ़ी और मूंछों के कुदरू झाड़ झनकाड़ को काट छांट कर बड़ी मुनासिब सी शक्ल बना दी। बाद अज़ा मेरे मना करने के बावजूद उसने मेरे बालों पर एक खास किस्म का इंपोर्टेड स्प्रे किया और साथ साथ कंघी करता रहा। यह अमल उसने थोड़े थोड़े वक्फे से 3 बार दोहराया। मूछे और अबरू भी उस स्प्रे की जद में आए, यहाँ तक कि हाथों और कलाइयों के बालों पर भी उसने वही स्प्रे कर दिया। कोई आध घंटे बाद मैंने आईने में अपनी शक्ल देखी और अजाम की कारीगरी का मुतर्रफ होना पड़ा। उसके दावे के ऐन मुताबिक मेरे तमाम बालों में एक खास तरह की चमक आ गई थी। उसके अलावा उसमें एक हल्का सा ब्राउन रंग नजर आ रहा था। ये कोई सस्ते किस्म का बाजारी कलर नहीं था, बल्कि बालों का हिस्सा बनकर बिल्कुल नेचुरल हो गया था। अब एक हल्के भूरे बालों वाला शख्स था जिसे पंजाबी में कक्का भूरा कहा जाता है। मुझे हैरत हुई कि चेहरे पर कोई भी तब्दीली लाए बगैर सिर्फ बालों की तराज खराज और उनकी रंगत बदलने से आदमी अपनी शबाहत किस हद तक बदल सकता है। अजाम अपने काम से फारिग होकर गया तो एक गोरी चिट्टी भरे भरे जिस्म वाली 25-30 साल औरत कमरे में आ गई। उसके बाल कटे हुए थे और वो सूरत ही से आफत की परकाला लगती थी। वो बड़ी डिजाइनदार फंसी शलवार कमीज पहने थी। दुपट्टे की जगह उसके गले में दर्जियों वाला फीता झूल रहा था। ये फीता उसका मुकम्मल तारुफ था। उसने अंदर घुसते ही मेरे तनावर जिस्म को देखना शुरू कर दिया। बड़ी तीखी नजर थी उसकी। इधर आओ चौधरी साहब, जरा नापते दे। वो ढीठ पंजाबी लहजे में उसने कहा। मैंने कहा आगा साहब कहीं मेरी शादी तो नहीं करवा रहे? बड़ा शौक है आपको शादी का? वो मेरी छाती और सीने का नाप लेते हुए बोली। नहीं, मुझे तो आम खाने से गर्ज है, शादी जरूरी तो नहीं। मैं जानबूझकर खुद को दिल फेंक जाहिर कर रहा था। बड़े शरीर हो जी तुसी, वो अंदर ही अंदर कुड़ती हुई बोली। उसके हाथ मेरे बदन पर गर्दिश कर रहे थे। 5 मिनट उसने मेरा नाप लिया और कोहले मटकाती आंखें निकालती बाहर निकल गई। उसके बाद डॉक्टर रहमान आया। उसने मेरी बदली हुई हेत को देखकर तारीफी अंदाज में सर हिलाया। हाल हवाल पूछने के बाद कोट की जेब से एक छोटी सी उसने डिबिया निकाली। उसमें आई थिंक आई लेंस थे। डॉक्टर रहमान ने कहा ये तुम्हारे बालों से मैच करेंगे, बिल्कुल मामूली नंबर है, कोई परेशानी नहीं होगी। लगाने का तरीका तो तुम्हें मालूम ही होगा। मैंने डिबिया लेकर गौर से देखा। सस्ते से आई लेंस थे, बल्कि मुझे तो इस्तेमाल शुदा महसूस होते थे। मैंने एक दफा पहले भी ये तजुर्बा किया था। बेपनाह खारिश हुई थी, आंखें सुर्ख हो गई थी। मैंने डॉक्टर रहमान से मुआवजत कर ली कि मैं ये नहीं लगाऊंगा और मुझे कोई जरूरत भी नहीं है। डॉक्टर रहमान बोला जरूरत होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता, ये जागीरदार जी का हुक्म है और उनकी हदायत है। मैंने कटीले लहजे में कहा मैं किसी की हदायत नहीं मानता। और आप लोग ये क्या कर रहे हैं? क्या चाहते हैं आखिर आप मुझसे? डॉक्टर रहमान ने मेरा सवाल मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया था। मैं डिबिया यहाँ रख देता हूँ, तुम इस बारे में साहब से बात कर लेना। डॉक्टर रहमान की रवानगी के बाद मैं गहरी सोच में पड़ गया था। मालूम नहीं ये लोग क्या चाह रहे थे। अभी तक मुझे कुछ भी तो बताया नहीं गया था। मैं कैदी था। चंद हफ्ते पहले तक बड़ी नेक नीयती से अपनी कैद काट रहा था मैं, और अब भी मेरी यही ख्वाहिश थी कि मैं जेल में पहुंचूं और मेरी सजा का सिलसिला वहीं से जुड़ जाए जहां से टूटा है। लेकिन हालात के इशारे कुछ और ही नक्शा खींच रहे थे। मैं सोचता रहा और मेरे जहन पर वसवसों की जलगार शदीद तर होती गई। कि कैफियत कोई 1 घंटे बाद नज्जो की आमद पर खत्म हुई। वो शाम का खाना लाई थी। जेल में रहकर मेरी सूंघने की हिस्स कुछ ज्यादा ही तेज हो गई थी। नज्जो के दरवाजे खोलते ही मुझे अंदाजा हो जाता था कि खाने की ट्रे में क्या क्या हशरे सामा मौजूद है। चावलों की खुशबू तो मुझे आजकल साथ वाले गांव से आ जाती थी। यूं ही नज्जो कफल खोलकर अंदर दाखिल हुई। पहलवान नुमार राइफल बरदार खिड़की के करीब टहलने लगा। मैं भी आज उसे खातर में लाने का बिल्कुल इरादा नहीं रखता था। नज्जो को अपने पास ठहराने का पूरा इंतजाम कर चुका था। नर्स चूंकि आज छुट्टी पर थी, लिहाजा मैंने गर्दन की पट्टी ढीली करके फेर दी थी। मेरे कहने पर उसने खाने की ट्रे मेज पर रख दी। पहले ये मेरी पट्टी ठीक से बांध दो, फिर खाना खाऊंगा, मैंने कहा। उसने डरी हुई नजरों से खिड़की के पार देखा, फिर झिझकती हुई पलंग के बाजू पर बैठ गई और पट्टी खोलने लगी।
उसके जवान जिस्म की मखसूस दहकानी खुशबू मेरे एहसास को सुलगाने लगी। पहलवान खिड़की पर आकर कुछ देर घूरता रहा, फिर कुछ कहे बगैर अपनी जगह पर चला गया। मैंने बगौर नज्जो का चेहरा देखा। वह अब अक्सर खामोश नजर आती थी, पहले वाली तनफन उसमें कहीं नहीं थी। लगता था उसके मिजाज के साथ उसके जिस्म की चुलानियां भी हत्थे से उखड़ी हुई हैं। अज़ा का सारे गामा पा आहंग और रब से महरूम था। मैंने उसे सुर में लाने के लिए थोड़ी सी शरारत की, मगर वो टस से मस न हुई। संजीदा होते हुए मैंने कहा, नच्चो, तू तो कहती थी मुझे किसी बेले वेले के चक्कर में डाला जाएगा और घोड़ों के आगे सुअर की तरह भगाया जाएगा। ये तो मुझे दूल्हा बनाने की तैयारियां हो रही हैं। वो गंभीर संजीदगी से बोली, साहब जी, अल्लाह पर रहम करे, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। किससे, सुअर से या दूल्हे से? उसने मेरी बात नजरअंदाज करके कहा, मेरा ख्याल है जी कि अब जागीरदार ने प्रोग्राम बदल दिया है। क्या मतलब? यही कि अब आपको बेले नहीं ले जाया जाएगा। फिर क्या करेगा? अपनी घर वालियों से मेरा तारुफ करवाएगा। साहब जी, वो खोए हुए बोली, आपसे बड़ी गलती हुई है। कैसी गलती चांद जी? साहब जी, इस दुनिया में प्यार नहीं करना चाहिए। बंदा जितना प्यार करता है उतना ही रोता है, उतना ही फंसता है। आपने भी किसी से प्यार किया है ना? आप भी फंस गए हैं, गर्दन तक फंस गए हैं। नज्जो, खुलकर बात कर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। साहब जी, आपको आपको अपनी बहन बड़ी प्यारी है ना, बड़ा लाड है ना आपको उससे, इसीलिए आपकी जुबान से एक ऐसी बात निकल गई है जिसने आपको घेर लिया है। मैं सवालिया नजरों से उसे देखता चला जा रहा था। वो गर्दन से रुई का पंसा हटाते हुए बोली, अपनी मुसीबत का जिम्मेदार आप खुद हैं। आपने खुद अपना भांडा फोड़ा है। पिछली जुमेरात आपको सख्त बुखार था ना? बुखार की हालत में आप पता नहीं क्या क्या हज़्यान बक रहे थे। उसी हालत में जागीरदार जी आपको देखने आए थे। उनके सामने भी आप अजीब अजीब बातें करते रहे। बेहोशी में कभी जागीरदार को माँ बहन की गालियां देने लगते, कभी उसकी मिन्नत समाजत करने लगते और कहते, मेरी बहन को कुछ न कहना, उसे कुछ न कहना, तुम जो कहोगे मैं करूंगा, कहोगे तो अपने हाथों अपना गला घोंट लूंगा, तुम्हारी हर बात मानूंगा, मेरी शुफ्ता को कुछ न कहना, वो बड़ी लाडली है, वो मेरी जान है, मेरी जान को कुछ न कहना। लगता था आपके दिमाग पर किसी वाक्य का असर है। पता नहीं आप क्या कुछ कहते रहे और जागीरदार खामोशी से सुनते रहे, फिर चुपचाप बाहर चले गए। मैं हवंकों की तरह मुंह खोले नजो को देख रहा था। नजो की सुरमई आंखों में गहरी तजवीज थी। वो चोर नजरों से खिड़की को देख रही थी। साहब जी, मेरी जुबान में इतनी ताकत नहीं को कुछ बता सकूं। यह हवेली बड़ी जालिम है और यहाँ रहने वालों के हाथ बड़े लंबे हैं जी, वो कुछ भी कर सकते हैं। पता नहीं आप ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त करेंगे। काश आप उनके दुश्मन ना होते। आप क्यों हुए थे उनके दुश्मन? दिलों तो मैं आग भयानक अंदेशों की जद में था। सोच के परिंदों पर खौफ के उकाब छपट रहे थे। मैंने कहा, नजो, तेरा मतलब है कि कादिर जमान मेरी बहन को इस चार दीवारी में ला सकता है? नजो ने मेरी पट्टी को आखिरी गिरा दी और दो मोटे मोटे आंसू छुपाने के लिए दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। एक लम्हे बाद उसकी भीगी लरसी आवाज मेरे कानों से टकराई, ये काम हो चुका है साहब जी, आपकी बहन इसी हवेली में है। तमाकू से जैसे मेरे कानों के पर्दे फट गए, रगों में खून उछला और तुंद रेले की तरह होशो खुर्द को बहा ले गया। मेरा जिस्म जलजलों की जद में आया और हर शय तहस नहस होगी। मेरे अंदर से किसी ने ललकार कर जागीरदार आगा जमान को आवाज दी, कुत्ते, तुझे पता है तूने किसकी गैरत को ललकारा है? तुझे पता है कुछ पता है तुझे? मैं लपकता हुआ दरवाजे पर आया। मेरे सामने चिकने फर्श पर तवील राहदारी थी। मैंने अपना सांस अंदर खींचा। मेरे हल्क से एक खौफनाक चिंगाड़ निकली। शुफ्ता, यह आवाज मेरे अपने लिए भी पहचानना मुश्किल थी। मैं अंधों की तरह तवील राहदारी में भागता चला गया। न जाने किस तरह मैं खुली फिजा में पहुंचा। मेहमान खाने के हिस्से में बहुत सी रोशनियां हो रही थी। दरख्तों के नीचे सजे संवरे तांगे, जीपें और कारें खड़ी थी। अंदर से घुंघरूओं की मध्यम चनाचन और तबले की धनाधन सुनाई दे रही थी। कोई तवाइफ एक पुराना फिल्मी गाना लहक लहक कर गा रही थी। रंग बदलती रात बड़ी रंगीन है, हाय बड़ी संगीन है। मैंने एक लहजा रुक कर पीछे देखा। अहमजी वाला पहलवान बहुत बनकर लपका आ रहा था। राइफल उसके हाथ में थी और वो किसी भी वक्त मुझ पर फायर खोल सकता था। ये फैसले का लम्हा था। मुझे एमजी से डर कर रुक जाना था या झपट कर एक बरामदा फलांगना था और उस दरवाजे में घुस जाना था जहां से घुंघरूओं की सदा आ रही थी। मेरे जहन ने आगे बढ़ने के हक में फैसला दे दिया। मैंने नीचे झुककर पूरी कुव्वत से दौड़ लगाई। ये हो ही नहीं सकता था कि मेरे दरवाजे तक पहुंचने से पहले गोली न चलती। गोली चली और मेरे पांव के करीब दो शोले से लपक गए। कुछ कहा नहीं जा सकता था कि पहलवान का निशाना चूका है या उसने जानबूझकर मेरे जिस्म को नहीं छेदा। मैं भागते हुए तोप के गोले की माने चौबी दरवाजे से टकराया। बलाई शीशे चनाकों से टूटे। अंदरूनी चुटकी उखड़ कर दूर जा गिरी और मैं लुढ़कता हुआ अंदर जा गिरा। एक लम्हे के लिए मैंने खुद को ठंडे फर्श पर पाया। ये शतरंज के खानों जैसा टाइल दार फर्श कमकमों की रोशनी में चमक रहा था। सेकंड के 10वें हिस्से में मेरी निगाह बाएं जाने में खुले दरवाजे में गई। रक्स और सुरूर की महफिल उसी कमरे में जमी हुई थी। फर्श पर चांदनी बिछी हुई थी। मोटी गर्दनों और सेहतमंद चेहरों वाले कोई 10 अफराद मुझे नजर आए। उन सब की आंखें हैरत से फटी हुई थी और वो मेरी तरफ ही देख रहे थे।
दो गोलियों की गूंज, मेरे दरवाजे से टकराने की सदा अभी फिजा में बाज गश्त कर रही थी। साजिंदों के हाथ अभी साजों पर पूरी तरह रुके नहीं थे। यह सब 1 या 2 साहतों का माजरा था। मेरी नजर कादर जमान पर पड़ी, जो एक सुर्ख गाँव तकिए से टेक हटाकर उठने की कोशिश कर रहा था। मैंने दरवाजे पर खड़े हुए एक मुसल्ला मुहाफिज को देखा, जो अपनी बंदूक सीधी कर रहा था। मुझे उसका यकीन था कि मुहाफिज की बंदूक सीधी होने से पहले मैं उससे छीन लूंगा, और उससे पहले कि कादर जमान पूरे कद से खड़ा होकर दाएं बाएं हटे, उस बंदूक की नाल उसकी कनपटी से लग चुकी होगी। मैंने अपनी जगह से जस्ट की और करीबन 8 फुट दरमियानी फासला तय करते हुए मुहाफिज पर जा पड़ा। मेरा हाथ सीधा बंदूक के दस्ते पर आया था। अपनी जस्त के जोर में पहरेदार से बंदूक छीनता हुआ मैं दाएं कंधे के बल फर्श पर बिछी चांदनी पर गिरा और लुढ़कनी खाकर सीधा खड़ा हो गया। मेरे हाथ की बंदूक जागीरदार की कनपट्टी की तरफ सीधी हो गई, लेकिन यही मैं गलती कर गया था। मैं जागीरदार के हक में उन 2 बोने बॉडीगार्ड्स को न देख सका था, जो हमा वक्त साए की तरह उसके साथ रहते थे और जिनकी फुर्ती और चुस्ती के बारे में अब तक बहुत कुछ मैं सुन चुका था। एन किसी शिकारी कुत्ते की तरह एक बोने ने जागीरदार के अकब से छलांग लगाई और सीधा मेरी बंदूक पर आया। गैर इरादी तौर पर मैंने ट्रैगर दबा दिया। बंदूक का रुख तब्दील हो चुका था। गोली उस 14-15 साल के खूबसूरत लड़के को लगी, जो घुंघरू बांध कर रक्स कर रहा था। एक चीख के साथ उसने पिंडली पकड़ी और दौरा हो गया। हाजिरीन महफिल उठ कर चारों तरफ भाग रहे थे। एक कोहराम मचा हुआ था। मेरे सर पर किसी ने अकब से जोरदार जरब लगाई और वह तवाजुन खोकर एक हारमोनियम पर गिरा। फुर्ती से घूमकर देखा, जरब लगाने वाला वही पहलवान था। वो एक लम्हा पहले तुन बगोले की तरह उस कमरे में दाखिल हुआ था और आते ही उसने MG का वजनी कंधा मेरी गुद्दी पर आजुमा डाला था। मैं ऐसे बेढंगे तरीके से गिरा था कि बंदूक मेरे हाथ से निकल गई थी। अब मेरा दाहिना हाथ एक वजनी पायदान पर था। मैंने चाहा कि लेटे लेटे या पायदान पहलवान की गन पर फेंक मारूं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मोटी गर्दनों और सेहतमंद चेहरों वाले वो तमाम हाजिरीन जो पहले लम्हे में चीखे मारते हुए बाहर को भागे थे, आज संभल कर पलट आए थे। उन्होंने मुझे चारों तरफ से दबोच लिया। एक लम्हे बाद पहलवान की गन भी मेरे सीने से आन लगी और उसके बेरहम दबाव ने मुझे समझा दिया कि बाजी पलट चुकी है। अब असूली तौर पर मुझे जद्दोजहद तर्क कर देनी चाहिए थी, मगर मेरे सीने में आग लगी हुई थी कि आंखों के सामने एक गहरे धुएं की सिवा और कुछ नहीं था। लड़ाई बढ़ाई के तमाम कानून कायदे भूल चुके थे। मैं हार कर भी हार तस्लीम नहीं कर रहा था, जानते हुए भी कि ये सब कुछ बेसूद है। सख्त हाथों की गिरफ्त में मचल रहा था और MG का बोझ अपने सीने से हटाने की कोशिश कर रहा था। मेरे हल्क से फल्क शगाफ चिंगाड़े निकल रही थी। इन चिंगाड़ों का हदफ आगाज समान था। कुत्ते, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुझे जुर्रात कैसे हुई तू जानता नहीं मैं कौन हूं। मैं तेरा नामो निशान मिटा दूंगा, तेरी नस्लों को खत्म कर दूंगा। वो शाहजहां जिसकी कब्र लाहौर जेल के हाथे में थी, जिंदा हो रहा था। उसके कफन के तमाम बंद ढीले हो गए थे। सुअर की औलाद, तूने मेरी बहन को हाथ लगाया, इसकी तरफ आंख भी उठाई तो मैं तेरी इस जागीर को राह कठेर कर दूंगा। खुदा की कसम कब्रिस्तान बना दूंगा इस सारी जमीनों को। कहां है मेरी बहन? मैं पूछता हूं, कहां है मेरी बहन? हरामजादे, कुछ न कहना उसे। मेरे मुंह में जो ओल फोल आ रहा था वो मैं बक रहा था। जागीरदार बड़े इत्मीनान से खड़ा न्याज सिगार सुलगा रहा था। 2 पहलवानों ने पूरी कोशिश से मेरे हाथ मोड़कर पुष्ट पर लगा दिए और तीसरा शख्स उन्हें रस्सी से बांधने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर में उन सब ने मिलकर मुझे बेबस कर दिया था। एक चारपाई की अदवाइन से मुझे पूरी तरह जकड़ दिया गया था। सब हाजिरीन मेरी तरफ उलझी उलझी नजरों से देख रहे थे। कालबर ये लोग बाहर के थे और उन्हें जागीरदार ने मेरी जहनी सेहत के बारे में शक में मुब्तला किया था। उसी दौरान मैंने डॉक्टर रहमान और नर्स शकीला को तेजी से अंदर आते देखा। शकीला के हाथ में एक भरी हुई सुरेन थी। वो मेरी तरफ पड़ी। मेरे तड़पने मचलने के बावजूद उसने मेरे बाजू की नस में ख्वाब आवर इंजेक्शन लगा दिया। लम्हों में मेरे जहन पर गनूत की तारी होने लगी। पूरी तरह गाफिल होने से पहले मैंने देखा कि डॉक्टर रहमान उस लड़के पर झुका हुआ था जिसे मेरी गोली ने जख्मी कर दिया था। लड़का बुरी तरह करा रहा था। उसके घुंघरू वाली टांग डॉक्टर रहमान के हाथ में थी और उसके कंधे 2 मर्दों की गिरफ्त में थे। लड़के के सीने से कमीज खींच सी गई थी और उस वक्त मुझे पता चला कि वो लड़का नहीं है, वो बॉय कट लड़की थी जिसने मर्दाना तराज की सलवार कमीज पहन रखी थी। मैं ऊंधे मुंह बिस्तर पर पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। मैंने खिड़की से बाहर झांका। खिड़की के फाटक पर दराज कर पैदार ड्यूटी दे रहा था। धूप काफी चढ़ाई थी। मेरी करवट पतली निचाही तो अंदाजा हुआ कि दोनों हाथ अकब में किसी जंजीर में जकड़े हुए हैं। चंद लम्हों में रात के तमाम वाकयात निगाहों के सामने घूम गए। मैं करीबन 10 घंटे इंजेक्शन के जेर असर रहा था। अब असर खत्म हुआ था तो रूह और जिस्म के सारे जख्मों से ठेसें उठने लगी थी। शुफ्ता मेरे होंठों से बेख्तियार निकला। मेरे जिस्म का हर अज़ू तन गया। जी चाहा कि पागलों की तरह चीखता चिल्लाता बाहर निकल जाऊं, मगर फिर कदमों की नाजुक सी आवाज ने मेरी तवज्जो अपनी तरफ मबसूल कर ली। कोई आ रहा था। चंद लम्हे रंगीन आंचल की झलक नजर आई और एक सरोकद लड़की नाश्ते की ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुई। मैं उस लड़की को आज पहली बार देख रहा था। थोड़ा सा निखरा हुआ चेहरा, तुराहीदार गर्दन और हमवार कंधे। वो कबूल सूरत थी, लेकिन जो बात नज्जो के पैकरे जमाल में थी वो उसमें कहा।
उसने गर्मा गर्म हलवा पूरी, उबले हुए 2 अंडे और चाय मेरे सामने रख दी। तो मैंने पूछा, नज्जो कहाँ है? वो बेरुखी से बोली, मुझे क्या मालूम, फिर किसे मालूम है? मालकों को मालूम होगा या फिर उसे मालूम होगा जहां वो गई है। आखिरी अल्फाज उसने बहुत चबा कर कहे थे, उसे मालूम होगा जहां वो गई है। ये अल्फाज एक खास समत इशारा कर रहे थे। बात कुछ कुछ मेरी समझ में आने लगी थी। रात मैंने अचानक उस कमरे से भागकर और जागीरदार की महफिल तुरब को दरहम भरम करके जहां अपना नुकसान किया था, वहां नज्जो को भी किसी मुसीबत में डाल दिया था। साफ जाहिर था कि मेरा उस हंगामा राई का सबब अपनी बहन के मुतल्लक मेरी मालूमात थी। ये मालूमात हवेली ही के किसी फर्द ने मुझ तक पहुंचाई थी और सामने की बात थी कि नर्स नज्जो या डॉक्टर रहमान में से किसी ने पहुंचाई है। जागीरदार को दुरुस्त नतीजे तक पहुंचने में चंद लम्हे की देर भी नहीं लगी होगी। जिस वक्त मैं आपे से बाहर होकर यहाँ से भागा, उस वक्त मेरे पास नज्जो के सिवा और कौन था? मैंने उस नई लड़की से पूछा, क्या उसे कुछ सजा वगैरह दी गई है? मुझे नहीं पता जी, वो फाड़ खाने वाले लहजे में बोली। आप नाश्ता करें, ठंडा हो रहा है। मुझे भी ताव आ गया। नाश्ता मैं अपने सर से करूंगा, इन तेरे खस्मों ने हाथ तो मेरे बांध रखे हैं। मैंने अपनी जंजीरों से झंझना कर उसे सूरत हाल से आगाह किया, लेकिन अगर मेरा ख्याल था कि वो मेरी जंजीर खोलेंगे तो ये बचकाना ख्याल था। खिड़की पर एमची वाले पहलवान की मनहूस सूरत नजर आई। उसे नहायत कहर से मुझे घूरा, फिर लड़की से मुखातिब होकर बोला, चिम्मो खिला दे इस ठंडे अपाहज को। अपने हाथ से, बड़ा मुताज है बेचारा। लड़की मेरे करीब बैठ गई। वो पूरी तोड़कर हलवे से नवाला बनाने लगी। भूख तो मेरी मर कर न जाने किस कब्रिस्तान में दफन हो चुकी थी। सीने में एक आग फरोजा थी और गुजरने वाला हर लम्हा उस आग की हिद्दत में इजाफा कर रहा था। लड़की का चूड़ियों वाला गोरा हाथ जब लुकमा बनाकर मेरे मुंह के करीब आया तो खाने की खुशबू से मेरा जी मतलाने लगा। मैंने लिहाफ के नीचे से दोनों टांगे जोड़कर उठाई और पूरी कुव्वत से खाने की ट्रे पर ते मारी। ये ट्रे लड़की अपनी गोद में रखे हुए थी। एक टांग ट्रे पर और दूसरी लड़की के कोहनियों पर पड़ी। दोनों चीजें उड़ती हुई कमरे के वस्त में जा गिरी। ट्रे की कड़कड़ाहट और लड़की की चीख साथ ही कमरे में गूंजी थी। गरम गरम चाय और हलवे ने उसे जला कर रख दिया था। एक साथ में लड़की का रंग लीमू की तरह जर्द पड़ा और वो कालीन पर ही बैठकर दोनों हाथों से अपना मजरूब दहाना दबाने लगी। पहलवान ने खिड़की में से चिंगाड़ कर मुझे गाली थी। उसने राइफल का रुख मेरे सीने की तरफ कर रखा था और लगता था कि गोली मार देगा, ताहम वो गोली मुझे मार नहीं सकता था। मुक्केलात के लिए उसे तवील चक्कर काट कर कमरे के अंदर आना पड़ता, लिहाजा वो खिड़की ही में नाच कर रह गया। मुझे उसकी जलाई हुई शक्ल लुत्फ दे रही थी। अचानक सामने वाला दरवाजा खुला और चौखट पर जागीरदार कादर जमान नजर आया। उसकी निगाह एक ही साहत कमरे की हर शय पर दौड़ गई। चच चच, बहुत बुरी बात है यार जी, अच्छे भले सियाने आदमी हो, क्यों हम बेकसूरों के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो। फिर वो छिमो से मुखातिब हुआ, चल कुड़िए तू बाहर चल और ये भांडे छांडे भी ले जा यहाँ से। छिमो कराती हुई उठी और लगड़ाती हुई कालीन पर बर्तन उठाते हुए बाहर निकलने लगी। वो बाहर चली गई तो आगा जमान बड़ी आरामदी कुर्सी पर आकर बैठ गया। बोने बॉडी गार्ड्स उसके दाएं बाएं थे। आज उनकी जर्द आंखों में मेरे लिए दुश्मनी की नुमायां झलक थी। जागीरदार ने उसी मखसूस धीमे लहजे में मेरा हाल अहवाल दरियाफ्त किया और लेंस वाली डबिया उठाकर देखने का। मेरा ख्याल है यार जी, इनको लगा ही लो, ये तुम्हारे फायदे की बात है। मैं अब तक मुकम्मल खामोशी से जागीरदार की बातें सुन रहा था। हर लहजा मेरे सीने में बरपा तूफान तंतु तेज होता जा रहा था। आखिर मेरी जुबान को ताबे खामोशी न रही। मैं अपने लहजे को कम से कम खौफनाक बनाने की कोशिश करते हुए बोला, जागीरदार मैं अपनी बहन से मिलना चाहता हूँ। ओह अच्छा। आगा जमान ने हल्का सा गैगा लगाया। तो इतनी बात पर आंखों में आंसू भरने की क्या जरूरत है? मैं खुद भी चाहता था कि तुम मुझसे मिलो। चलो उठो, अभी मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। मैंने बिस्तर से हरकत की। ठिंगने बॉडीगार्ड्स बेहद चौकस नजर आने लगे थे। यूं ही मैं चप्पल पहनकर दरवाजे की तरफ घूमा, वो मेरे ऐन पीछे आ गए। दिल बड़ी शिद्दत से धड़क रहा था और जहन में अनगिनत सवाल थे। न जाने मेरी बदबख्त आंखों को क्या देखना था। चिकने फर्श वाली राहदारी से गुजरकर हम पहलू के बल कमरे में दाखिल हुए और मेरे सामने एक कालीन बोझ जीना आया तो जहन के बदतरीन खदशात हकीकत का रूप धारने लगे। मैं समझ गया कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है और मेरे साथ साथ शायद उस जागीरदार का भी। अगर मैं अपनी बहन को उस सुर्ख पर्दे के पीछे किसी अजाब में मुब्तला देख लेता तो फिर बाकी क्या बच रहना था। मेरे हाथ बंधे हुए थे तो क्या मेरी टांगे तो आजाद थी। मेरा जबड़ा तो जंजीरों में नहीं था। मुझे यकीन कामिल था कि मैं बोने मुहाफजों की गोलियों की परवाह किए बगैर जागीरदार आगा जवान पर जा पड़ूंगा और उसके नरखरे को अपने दांतों से उधेड़ कर रख दूंगा। उसकी गर्दन को अपनी टांगों में जकड़ कर उसे जिंदगी की कैद से आजाद कर दूंगा। ये ना होगा तो कुछ और हो जाएगा, कुछ और ना हुआ तो कुछ और हो जाएगा।